हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि ग्रामर के हमने लास्ट 100 क्वेश्चंस किए हैं, उसके बाद मैं अब आपके लिए दो चीज़ें और लेके आया हूँ, वॉइस और नरेशन। खास करके इसी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भैया वॉइस और नरेशन करा दो। तो एक वीडियो मैं आपको दूंगा, सिंगल वीडियो, मुश्किल से 1 घंटे की होगी, 1 घंटे के आसपास की ही वीडियो बनेगी मेरे हिसाब से। और 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चंस हैं और 30 क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा हर एक जो है टाइप का, किस किस का पैसे वॉइस बन सकता है, और बनने के साथ साथ क्या हमारी अप्रोच रहेगी बनाने की। मैं थ्योरी भी आपको दूंगा और थ्योरी के अलावा हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। मैं 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिनको मैंने अलग अलग डिवाइड करा है। इन 30 क्वेश्चंस को भी 30 क्वेश्चंस हैं, उनको हमने अलग 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 डिवाइड करा है कि असर्टिव सेंटेंस अलग कर लिए, इंपेरेटिव अलग कर लिए, एक्स जो है अपना इंटरोगेटिव अपना अलग कर लिए। इस प्रकार से मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लाया हूँ। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। और बाकी मैंने कॉन्सेप्ट्स भी आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस की थ्योरी जो भी मुझे पढ़ानी है कि भाई हाँ वॉइस में क्या होता है क्या नहीं, वो मैं आपको आपके लिए लिख के लाया हूँ, जिससे टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। समय आप पास भी कम है, समय जो है फिलहाल के हिसाब से तो बहुत कम है। और ऐसे मैं आपको दो वीडियो दूंगा, एक वॉइस की दे दूंगा, एक नरेशन की दे दूंगा। इसके अलावा आपको मुझे लगता नहीं जरूरत है पढ़ने की। इसके अलावा सीधे थ्योरी ही जो है आप प्रैक्टिस ही आप करना। थ्योरी मैं यहाँ से बता ही दूंगा। इसके बाद आप थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेना अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, जितना काम की चीज़ें सारी वॉइस की यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। मैं सब कुछ लाया हूँ एक बार कंपाइल करके। थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें हालांकि, लेकिन हाँ ये है कंप्लीट, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हम केवल काम की बात पे फोकस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये बताना चाह रहा था कि वॉइस से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखो, 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपसे पहचानने के लिए पूछ सकता है, आइडेंटिफिकेशन, कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, खास करके प्राइमरी लेवल में बहुत पूछता है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। जूनियर की बात करें, है ना, जूनियर लेवल में हो सकता है आपसे बनाने के लिए कह दे कि भाई एक्टिव से पैसिव बना दो या पैसिव से एक्टिव बना दो। तो पहला तो आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, एक। दूसरा, एक्टिव से पैसिव कह सकता है या पैसिव से एक्टिव कह सकता है, कि एक्टिव से पैसिव बना दो या पैसिव से एक्टिव बना दो। ठीक है, ये वाली कहानी हो सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो भाई, कुछ मैं सेंटेंस अभी लाऊंगा, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं जो काम की चीज़ है। वॉइस की बात करें, डेफिनेशन वगैरह मुझे लगता नहीं, बहुत हम लास्ट स्टेज पे हैं, तो मुझे लगता नहीं डेफिनेशन की आवश्यकता है। मैं केवल पहचान से शुरू करता हूँ। ठीक है, कि पहचान क्या होती है, कैसे सेंटेंस एक्टिव होता है, कैसे सेंटेंस पैसिव होता है। देखो, दो दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने। एक लिखा है एक्टिव, एक लिखा है पैसिव। आई टीच इंग्लिश और इंग्लिश इज टॉट बाय मी। समझाने का केवल इतना है। देखो, अगर आपको थोड़ी बहुत उसकी दिक्कत हो रही हो ना, छोटे बड़े की, तो मुझे लगता है समय मेरे पास कम था, तो मैंने चीज़ें एडजस्ट करी हैं, और आप भी कर लेना। ठीक है, वरना फिर टाइम की दिक्कत आती कि भैया हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया। इसलिए मैं जो है थोड़ा सा छोटा इसको लेके आया हूँ। छोटा इन द सेंस कि मेरा जो है ये टैब का बनाया हुआ है, ये अगर उस पर लैपटॉप पे बनता तो थोड़ा शायद हो सकता बेहतर बन जाता। आ जाओ जरा। इट इज़ द वर्ब फॉर्म, या मैं एक्टिव और पैसिव की डायरेक्ट बात कर रहा था। ठीक है, देखो, मैंने कहा कि एक्टिव और पैसिव की अगर मैं पहचान की बात करूं, तो जनरली एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि वर्ब के द्वारा किया गया एक्शन, किया गया डूअर सामने ही रखा है, पहले ही रखा है, जो सब्जेक्ट है वही उस वर्ब का डूअर है, तो समझ लो वो सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस है। जैसे मैं कहता हूँ फिलहाल में, अगर मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश, तो मैं तुमसे कहूँ आई कौन है, सब्जेक्ट है, टीच कौन है साहब, वर्ब है, और इस वर्ब का इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब का इंग्लिश क्या है साहब, ऑब्जेक्ट है। मैं पूछूं टीच करने का काम किसने किया, आई ने किया। टीच का डूअर कौन है, आई है। पढ़ाने का काम किसने करा, आई ने करा। तो इस टीच वर्ब का डूअर कौन है, आई है। तो वर्ब का अगर डूअर सामने ही रखा है, तो समझ लो वो सेंटेंस कैसा वॉइस है, वो सेंटेंस अभी एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में नहीं है। अगर वर्ब टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाने का काम किसने किया होगा, आई ने या इंग्लिश ने, इंग्लिश ने, तो पढ़ाने का काम आई ने किया है, मतलब समझ लो सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। एक जनरल पहचान मैंने आपको बताई। बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस की। अगर कहीं पैसिव वॉइस आपको मिले, तो पैसिव वॉइस के लिए 2-3 पहचान काम करती हैं। पहली बात तो जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, ये अगर मैं किसकी बात करूं, पैसिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूं। पैसिव वॉइस में ये पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस ही है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, पहली बात तो वो डूअर नहीं होगा। किसका डूअर नहीं होगा, वर्ब का। वर्ब में जो भी एक्शन हुआ है, जैसे मैं कहता हूं टीच इंग्लिश इज टॉट बाय मी, आई टीच इंग्लिश का जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो बनेगा इंग्लिश इज टॉट बाय मी। कैसे बनेगा बात करेंगे, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर आपको दी, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। मैंने आपसे कहा कि इस स्ट्रक्चर में ये जो वर्ब है टॉट, पढ़ाना, इसके सामने कौन रखा है, इंग्लिश रखा है। मैं आपसे पूछूं क्या टॉट का काम इंग्लिश कर सकती है, क्या पढ़ाने का काम इंग्लिश कर सकती है, नहीं कर सकती। बोले सर वर्ब के सामने जो सब्जेक्ट रखा है वो इस वर्ब का डूअर नहीं है। डूअर मतलब एक्शन को करने वाला। मैं तुमसे कहूं टीच का काम क्या इंग्लिश करेगी, बोले सर नहीं करेगी। तो टीच का काम अगर इंग्लिश नहीं कर सकती, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सेंटेंस एक्टिव हो सकता है ना हो, कैसा हो, पैसिव वॉइस हो। बोले भैया अच्छा, मैंने कहा, तो मैंने कहा सब्जेक्ट जो है वो जनरली डूअर नहीं होगा, किसमें, पैसिव वॉइस में। दूसरी चीज,
केवल इतना चेक करके काम नहीं चलेगा, कभी तुम सोचो केवल इतने से काम चल जाएगा, थोड़ा और भी अभी चेक करने की आवश्यकता है। इसके बाद मैं आपसे कहूँ दूसरा क्या चेक करना है साहब, दूसरा चेक करना है वर्ब। जो आपकी वर्ब है पैसिव वॉइस में हमेशा होगी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जो भी आपकी वर्ब है वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपकी वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं है तो समझ लो आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो ही नहीं सकता। अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इन्फिनेटिव वगैरह की नहीं, कभी तुम इस बात को दिमाग में बैठा लो। अगर आपकी वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में है तो प्रोबेबिलिटी इस बात की 99% हो जाती है कि सेंटेंस आपका किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। बोले सर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में अगर हम जानना चाहें, मैंने कहा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ बी का मतलब किससे है? बी का मतलब हो सकता है इज, एम, आर। बी का मतलब हो सकता है किससे? वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर बी का मतलब हो सकता है साहब, इन दोनों के साथ तो मैंने लिख ही दिया। या फिर बी का मतलब हो सकता है कोई और वर्ब रखी है उसके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर बी का मतलब हो सकता है साहब कहीं बीन रखा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी का मतलब कोई और वर्ब रखी है साथ में बी की कौन सी फॉर्म, बीइंग आ जाए प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये जो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैं तुमसे पूछूं ये जो मैंने बताया है क्या है? ये सब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बी एक वर्ब होती है। अगर आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस की वीडियो देखी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस मैंने कराया है, वहाँ पे मैंने आपको वर्ब की फॉर्म समझाई है जो बहुत ज़रूरी फॉर्म्स हैं। लेकिन फिर भी मैं केवल बी बता देता हूँ, वहाँ मैंने हैव वगैरह सब बताया, चाहो तो आप देख लेना अगर आपके पास फिलहाल के लिए समय है। अगर मैं बी वर्ब की बात करूँ, ये कंटिन्यूस की जो है बेसिक फॉर्म होती है बी वर्ब। इसके लिए मैं बात करूँ, हमारे पास 4 वर्ब्स हैं। ये वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं हमारे पास? वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी साहब? बी की फर्स्ट फॉर्म होगी साहब इज, एम, आर। ठीक है। सेकंड फॉर्म बी की होती है वॉज या वर। बी की थर्ड फॉर्म होती है साहब बीन। और बी की फोर्थ फॉर्म होती है साहब बीइंग। ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन से पहले हैज, हैव, हैड कुछ होना चाहिए। ठीक है। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कहीं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इनमें से किसी के साथ थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो 99.99% इस बात की संभावना है कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है। नहीं तो पैसिव वॉइस की मैं तुमसे पूछूं बेसिक पहचान ही क्या होती है, या मैं कहूं पैसिव वॉइस में वर्ब को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, कोई वर्ब आपके पास है उसको चेंज कैसे करते हैं? तो वर्ब को चेंज करने का एक सिंपल तरीका होता है साहब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरा पैसिव वॉइस ही किस पर टिका है? बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अभी चेंज करना सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, लेकिन पैसिव टिका ही किस पे है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। कभी मैं आपसे कहूं किसी चीज का पैसिव बनाना है, बोले सर कैसे बनेगा? एक शब्द में है बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इतनी ही बात है। तो अगर मैं पहचान की बात करूं तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई सब्जेक्ट आपका डूअर नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, वर्ब जो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो समझ लो आपका सेंटेंस कैसा है साहब? पैसिव वॉइस है। तीसरी बात, आपके सेंटेंस में इन जनरल बाय दे रखा होगा डूअर को दिखाने के लिए। बाय दे रखा होगा किसको दिखाने के लिए? डूअर को दिखाने के लिए, कि काम करने वाला कौन है? डूअर को दिखाने के लिए बाय। इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी जो है पढ़ाई गई। मैं पूछूं किसके द्वारा? अंग्रेजी पढ़ाने का डूअर कौन है साहब? मी। इस डूअर को दिखाने के लिए क्या आया है साहब? बाय आया है। डूअर को दिखाने के लिए क्या आया है? बाय आया है। बाई जो है वो प्रपोजिशन होती है, वो डूअर को दिखाती है। अगर आपको डाउट है इस बात का, बाय एक प्रपोजिशन है जो डूअर को दिखाने के लिए आती है कि कोई काम करने वाला। बाय मी, बाय राम, बाय श्याम, बाय सीता, बाय गीता, किसके द्वारा करा गया? तो बाय इसलिए आता है। तो ये 3 बातें मैंने बताई पैसिव के लिए। एक्टिव के लिए तो सिंपल सी बात है, वर्ब नॉर्मल फॉर्म में होगी जो आपकी होती है, मैं अभी आगे बता भी दूंगा। बाकी जो सब्जेक्ट रखा होगा वो उस वर्ब का डूअर होगा। जैसे मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश, ठीक है, आई टीच, मैं कहता हूँ कि आई टीच इंग्लिश में टीच का जो सब्जेक्ट हो गया वो आई हो गया। टीच करने वाला एक्शन, टीच एक्शन करने वाला डूअर कौन है? आई है, वो साथ में रखा है तो एक्टिव वॉइस। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसके बाद आगे ज़रूरत है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ी सी, अगर आप चाहें तो। क्या? पहला मैंने लिख रखा हाउ टू चेंज। देखो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर आपको पता है कि आपके पास एक सब्जेक्ट होगा और आपके पास एक क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ से समझने की बात यह है कि आपकी वर्ब के पास क्या होना जरूरी है? ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, आपके पास जो वर्ब है उसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो मतलब आप अमूमन मान के चल सकते हैं कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इम्पेरेटिव में, बगैर इम्पेरेटिव में बन जाता है, या एक दो सिचुएशन और हैं जहाँ पर बन जाता है, लेकिन हाँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बनना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, ऑब्जेक्ट किसके पास होता है? ट्रांजिटिव वर्ब के पास। तो आपसे पूछे, वो ऐसा ही पूछ सकता है कि भाई कौन सी वर्ब का जो है पैसिव बन जाता है, तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। मैं पूछूं इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा? इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है।
बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सब्जेक्ट बनाओगे किसको? जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सब्जेक्ट बनाओगे किसको? और ऑब्जेक्ट कब नहीं होता? इंट्रांजिटिव में नहीं होता। तो मैं आपसे कहूं इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। और वो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट बनाओगे किसको? और अगर सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है? सेंटेंस बनाओगे कैसे? स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे इसकी? तो बात अगर तुम्हें समझ में आई हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तभी आपका क्या बन पाएगा? पैसिव वॉइस बन पाएगा। कहने का मतलब है यहां से हम ये याद रख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या बन पाता है? पैसिव बन पाता है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है। और मैं आपसे कहूं इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के क्या नहीं बनते? पैसिव वॉइस नहीं बनते। ठीक है, एक बात तो ये हो गई याद रखने की। दूसरी बात, बनता कैसे है साहब? ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। जो वर्ब है उस वर्ब को चेंज करते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेम बात अभी बता के आया हूँ कि वर्ब को किस में चेंज करेंगे? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगले पेज पे ही तो बताया था। और क्या बताया था? वर्ब को किस में चेंज करते हैं? पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दूसरी बात, इस सब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा? इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा साहब? ऑब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप क्या लगा के बनाते हैं? जनरली बाय लगाकर। हालांकि कुछ सिचुएशन में एट आ जाता है, कुछ सिचुएशन में टू आ जाता है, लेकिन इन जनरल फिर वही बात 99.9% हम कह सकते हैं कि बाय ही आएगा। तो मैंने इन जनरल बाय लिखा है। कभी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो किससे जोड़ते हैं साहब? बाय से जोड़ते हैं। और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। असर्टिव है तो असर्टिव, जैसा भी है सेंटेंस। ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर होती है एक्टिव से पैसिव बनाने की। बात अगर समझ में आई हो तो थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। मैं आपसे कहूँ आपके पास कुछ टेंसेज होते हैं। कितने टेंसेज जरा देखना? 12 होने चाहिए। टोटल 12 ही टेंस होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, टोटल 12 टेंस हैं। हर एक टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैं आपसे कहूँ हर एक का पैसिव वॉइस बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कब बनेगा? भी करते हैं चर्चा। फिलहाल मैं आपसे चेंजेस की बात करता हूँ। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं आपसे कहूँ कि इसका पैसिव बना दो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक बात बताना जरा, इधर लिखता हूँ। कहाँ लिखता हूँ? इधर लिखता हूँ। एक चीज ध्यान रखना साहब, जो बी वर्ब है वो डिसाइड करेगी कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। कौन डिसाइड करेगी? बी वर्ब। अच्छा ठीक है, बी वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, बता के आया हूं। बी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 फॉर्म। ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है साहब? इज एम आर। बी की सेकंड फॉर्म क्या है साहब? वॉज वर। ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म क्या है साहब? बीन। और बी की फोर्थ फॉर्म क्या है साहब? बीइंग। ठीक है साहब, ये बी की 4 फॉर्म्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। अभी बताऊंगा, बाकी इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपसे कहूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज होगा? मैंने कहा हर एक चीज का पैसिव वॉइस कैसे होता है? हर एक चीज का पैसिव वॉइस होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर एक चीज का पैसिव वॉइस क्या होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। खुद ही चेंज हो जाता है। मैं आपसे पूछूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पैसे बोले भैया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबका आंसर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन आपको डिसाइड करना है बी कौन सा वाला। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बी किसको कहेंगे? जरा देखना, बी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन होती है? बोले भैया बी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर। बी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन होती है? इज एम आर। अब तुमको भैया यहाँ खाली बी यूज कर लें? नहीं, बी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इज एम आर अपने आप में अलग से खुद से ही हेल्पिंग वर्ब वाला काम कर सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी वर्ब के लिए, या बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इज एम आर। बी के बदले हमने क्या रख दिया? इज एम आर रख दिया, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म रख दी? थर्ड फॉर्म। मैं आपसे पूछूं सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव कैसे बनेगा साहब? मुझे बताओ। फिर से वही बात है, सेकंड फॉर्म का मतलब किससे होगा? बोले भैया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं तुमसे कहूँ बी तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि सेकंड फॉर्म अगर मैं कहूँ तो सेकंड फॉर्म क्या होती है साहब? बोले भैया वाज वर होती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या बन जाता है? वाज वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बन गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आ जाओ। मैं आपसे कहूँ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? तो देखो फिर वही बात है, जो अगर आपके सेंटेंस में यहां तो दोनों में मेन वर्ब रखी थी, तो तुमने मेन वर्ब के बदले जो आपकी मेन वर्ब होगी, हमेशा कोई सी भी मेन वर्ब रखी है आप उसको चेंज करो थर्ड फॉर्म में। जो भी मेन वर्ब होगी उसको चेंज करो थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म को चेंज करा कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म को चेंज करा कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। ध्यान रखना हमेशा एक यही पैटर्न तुम्हें फॉलो करना है, ध्यान से सुनना। जो भी मेन वर्ब रखी है उसको किस में चेंज करो? थर्ड फॉर्म में। और जैसी मेन वर्ब थी, जिस प्रकार की मेन वर्ब थी, उस प्रकार की बी वर्ब रख दो। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म को चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, लेकिन जो आपने वर्ब उठाई है उसके बदले कुछ रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट फॉर्म की वर्ब उठाई है तो आपने फर्स्ट फॉर्म में क्या रख दिया? इज एम आर।
आपने सेकंड फॉर्म को उठा के थर्ड फॉर्म में चेंज करा, तो सेकंड फॉर्म के बदले कुछ चाहिए, सेकंड फॉर्म कौन रखोगे, बी का सेकंड फॉर्म कौन है साहब, वाज वर, तो आपने क्या रख दिया, वाज वर रख दिया। फिर से देखो, मैंने कहा कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल वर्ब उठानी है, थर्ड फॉर्म में चेंज करनी है, और जो चेंज करी है उसके बदले कुछ उसके जैसा रख देना है। जैसे विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक चीज ध्यान रखना, हमें हेल्पिंग वर्ब को छेड़ने का अधिकार नहीं है। तुम सोचो कि तुम हेल्पिंग वर्ब छेड़ लोगे कि मैं विल शैल के बदले कुछ और लगा दूं साहब, या विल शैल को वुड शुड कर दूं, नरेशन नहीं चल रहा है। हेल्पिंग वर्ब जो है जैसी है ठीक है, हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का अधिकार नहीं है। हमें खेल करना है किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। बोले भैया विल शैल आ गया, बोले आ गया। मैंने कहा विल शैल के बाद फिर से क्या करना है, बोले विल शैल के बाद, बोले भैया हमें तो करना होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बात बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने किस में चेंज कर दी, फिर से वही बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करी, बोले भैया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज कर दी, वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। लेकिन मैं आपसे कहूं क्या विल शैल के साथ थर्ड फॉर्म पॉसिबल है, बोले भैया विल शैल के साथ थर्ड फॉर्म तो पॉसिबल है नहीं, कि विल शैल के साथ थर्ड फॉर्म तो पॉसिबल है नहीं। अगर बात समझे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विल शैल थर्ड फॉर्म नहीं लेगा तो तुम्हें यहाँ पे कोई सी फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी, यहाँ कोई सी फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी, क्योंकि मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। या दूसरी बात, एक तो ये बात हो गई मॉडल के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरी बात तुम्हें ये नहीं भी पता, हालांकि पता होना चाहिए, बहुत कॉमन चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ विल शैल ऐसे कैसे ही, मैंने कहा हमेशा वर्ब को किस में चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म किस में आ गई, थर्ड फॉर्म में, लेकिन चेंज किसको करा, फर्स्ट फॉर्म को। तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में कुछ रखना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म के रूप में कुछ रखना पड़ेगा। अब फर्स्ट फॉर्म के रूप में तुम्हारे पास एक तो इज एम आर है, और ये जो बी है, इस बी को भी वर्ब की कौन सी फॉर्म ही मानते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही मानते हैं। अब तुम खुद बताओ, यहाँ इज एम आर रखोगे, जब विल शैल पहले से हेल्पिंग वर्ब आ गई तो अलग से इज एम आर क्यों रख दोगे, है ना। अब आप कौन सी वर्ब रखोगे, अब आप यहाँ पे रखोगे बी, यहाँ क्या रखोगे आप, फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी, ठीक है। और एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। मैं तुमसे कहूँ इज एम आर या वाज वर्ब के साथ आईएनजी है, इज एम आर का इज एम आर, फिर से मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब छेड़ने का हमें अधिकार नहीं है, इज एम आर का इज एम आर रख दो साहब, बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहूँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है साहब, अब आईएनजी फॉर्म को किस में चेंज करोगे, फिर वही बात, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब जो है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करो, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, बाद वाली मेन वर्ब होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब है, हमने किस में चेंज कर दी, थर्ड फॉर्म में। लेकिन किसको चेंज करा, आईएनजी को, तो बदले में आईएनजी रखनी पड़ेगी। आईएनजी किसकी रखेंगे, बी की। बी की आईएनजी कौन होते हैं, बीइंग। तो हमने क्या रख दिया साहब, हमने रख दिया बीइंग प्लस बीइंग, बन गया पैसिव। मैं तुमसे कहूँ वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का कैसे बनेगा, सेम बनेगा। वाज वर्ब का वाज वर्ब, हमें हेल्पिंग वर्ब छेड़ने का अधिकार नहीं है। आईएनजी फॉर्म, हर एक वर्ब किस में चेंज होती है, थर्ड फॉर्म में, तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर वही बात, हमने चेंज कौन सी करी है, आईएनजी वाली। आईएनजी वाली करी है तो बदले में एक आईएनजी रखनी पड़ेगी, लेकिन कौन से फॉर्म में, बी फॉर्म में। बी के फॉर्म में आईएनजी कौन है साहब, बीइंग है। बी के फॉर्म में आईएनजी कौन है, बीइंग है। तो आपने क्या कह दिया साहब, बीइंग कह दिया। आपने क्या कह दिया, आपने बीइंग कह दिया। नेक्स्ट देखो, विल शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, विल शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जरा ध्यान से देखना, फिर से वही चीज़ है, हमें सॉल्व करना है सेंटेंस, या हमें चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। जरा देखना, विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म, मैंने कहा हमें हेल्पिंग वर्ब छेड़ने का अधिकार नहीं है। जरा चेंज करना, विल या शैल प्लस बी, ये ऐसे कैसी रखा रहेगा साहब, इन दोनों को ऐसे कैसी रखा। बोले भैया आईएनजी फॉर्म को चेंज कर लूँ, मैंने कहा कर लो चेंज। आईएनजी फॉर्म का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। अरे वर्ब तो किस में चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म में, तो मैंने आईएनजी फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज कर दी। लेकिन मैंने कहा आईएनजी के बदले क्या रखूंगा, कोई दूसरी बी की आईएनजी। बी की आईएनजी कौन होती है, बीइंग होती है। बी की आईएनजी कौन होती है, बीइंग होती है, ठीक है। ये हो गया एक्टिव से पैसिव। लेकिन इसमें एक समस्या हो गई, इसमें एक समस्या हो गई। समस्या ये हो गई, जरा देखना, पहले से ही बी रखा था, एक बीइंग आपने रख दिया। सही है, गलत है, गलत है। एक साथ दो बी वर्ब का प्रयोग गलत माना जाता है, एक साथ दो बी वर्ब का प्रयोग गलत माना जाता है। एक साथ दो बी वर्ब प्रयोग नहीं कर सकते तुम। बी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुम स्टेट भी दिखा रहे हो, आईएनजी फॉर्म तुम कंटिन्यूस भी दिखा रहे हो। एक साथ दो बातें कैसे दिखा दोगे, एक सेंटेंस एक ही प्रकार की बात बता पाएगा ना, और एक हिस्से में तो एक ही प्रकार। हालांकि दो बात दिखानी, दो अलग अलग हिस्से में दिखा लो, एक हिस्से में एक ही प्रकार की बात बता सकते हो। तुमने बी की फर्स्ट फॉर्म से स्टेट भी दिखा दी, आईएनजी फॉर्म से कंटिन्यूस भी दिखा दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है साहब, ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर बात समझ में आई हो तो यहीं से ही बात निकलती है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर तुम ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हो बच्चा, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। ये स्ट्रक्चर क्या है साहब, गलत है। इसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि दो बी वर्ब आ गई, और दो बी वर्ब आ गई तो समझ लो मामला खराब हो गया। तो यहां से एक बात और समझ में आई कि अगर एक्टिव वॉइस में पहले से ही कोई बी वर्ब रखी है तो उसका पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। एग्जाम्पल जरा देखना, यहाँ पे पहले से ही बी वर्ब रखी थी और आईएनजी के बदले बीइंग लगाएंगे, दो बी वर्ब हो जाएंगी, पैसिव वॉइस बनना पॉसिबल नहीं। बोले भैया अच्छा, मैंने कहा आ जाओ जरा नेक्स्ट देखना, पहले से ही बीन रखा है, पहले से ही बीन रखा है
और पहले से ही क्या रखा है, बीन रखा है, और साथ में आईएनजी आई है। जब आईएनजी को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस में चेंज होगी, थर्ड फॉर्म में, और आईएनजी फॉर्म के बदले क्या रखेंगे, आईएनजी के बदले क्या रखेंगे, बीइंग रखेंगे। तो जब इन तीनों को चेंज करोगे तो एक तो बीन पहले से रखा है वो ऐसे कैसे रखा जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब छेड़ने का अधिकार मुझे नहीं है, मुझे किसको छेड़ना होता है, आईएनजी फॉर्म, या मतलब मेन वर्ब को, मेन वर्ब को। और मेन वर्ब कौन है साहब, मेन वर्ब कौन है, आईएनजी फॉर्म है। अगर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है तो एक बात बताओ, आईएनजी फॉर्म को किसमें चेंज करूंगा, थर्ड फॉर्म में, और आईएनजी के बदले एक आईएनजी रखूंगा। तो बी की आईएनजी कौन है, बोले साहब बीइंग है। जब तुम इसको देखोगे तो तुमने क्या करा, तुमने दो बी वर्ब लगा दी, या दो बी वर्ब बन गई, एक पहले से दी थी, एक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में लगा दी, और दो बी वर्ब साथ में, सही है गलत, गलत। यही कारण है कि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। मैं तुमसे कहूं इन तीनों का पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि दो बी वर्ब हो गई। तो यहां से एक बात और तुमसे पूछे, वो तुमसे ऐसे पूछ ले, हो सकता है वो इस तरीके से पूछ ले कि नीचे दिए गए चार में से किसका पैसिव वॉइस बनना पॉसिबल है, कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है। तो वो चार में से तीन इनमें से कोई सा दे देगा, एक दे देगा जिसका बन सकता है। ये ऐसे पूछ ले कि किसका नहीं बन सकता, तो तीन इसमें से दे देगा, कोई एक इसमें से दे देगा। तो इस प्रकार से पूछ सकता है तुम्हें, क्योंकि टाइट में आइडेंटिटी ही पूछी जाती है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए बी वर्ब दो बार आई गलत है, तो अब ये वाली चीज़ भी गलत हो गई, ध्यान रखना। उसके बाद जरा ये देख लो साहब, मैं तुमसे पूछूं कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर वही बात, मैंने कहा मुझे हेल्पिंग वर्ब छेड़ने का अधिकार नहीं है, हैज़ हैव को हैज़ हैव रखो, मुझे कुछ नहीं चेंज करना। मुझे क्या देखना है, बोले भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोले भैया एक बात बताओ, क्या कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही आई है, तो क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐसे कैसे रख दूं, नहीं। देखो अगर तुम ये सोच रहे हो थर्ड फॉर्म तो पहले से आई है, मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं करा, तो फिर एक बात बताओ, एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या रहा, फर्क तो कुछ रहा नहीं। हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म, हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ भी हमने थर्ड फॉर्म ही रखी है, लेकिन एक्टिव पैसिव में हमने थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म रख दिया तो गलत हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। हमें ये समझना पड़ेगा अगर हमने थर्ड फॉर्म रखी है तो हमें बी की थर्ड फॉर्म भी रखनी पड़ेगी। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है, इसलिए हमें हैज़ हैव के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा अपनी तरफ से क्या ऐड करना पड़ेगा साहब, यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा बीन। ठीक है, सेम गोज विद हेड। अगर मैं हेड की बात करूँ, आप लिखोगे हेड, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये हमारा इसका हो गया जो है पास्ट परफेक्ट का जो है हमारा पैसिव हो गया। नेक्स्ट देखो फ्यूचर परफेक्ट, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने वही बात कही, हमें हेल्पिंग वर्ब को नहीं छेड़ना है, हमें मेन वर्ब को छेड़ना है। कैसे करेंगे साहब, देख लो जरा, जगह थोड़ी कम है, एडजस्ट करना। विल शैल का विल शैल, विल शैल का विल शैल, बहुत बढ़िया, प्लस हैव का हैव। ठीक है, आपने कहा बोले भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है, मैंने कहा यार थर्ड फॉर्म रखी है, तो थर्ड फॉर्म रखी है तो आपने थर्ड फॉर्म रख दी, आपने क्या रख दिया, थर्ड फॉर्म रख दी। और इस थर्ड फॉर्म के बाद आपको थर्ड फॉर्म के बदले क्या रखना होता है, थर्ड फॉर्म के बदले रखनी होती है बीन, तो हमने यहाँ रख दिया बीन। देखना जरा बन गया पैसिव। इधर देखो, थोड़ा ब्लैक से कर देता हूँ, दिख जाए शायद तुम्हें। क्या बना, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन गया एक्टिव से क्या हमारा पैसिव। कुल मिला के आपको ये बात समझ में आई होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, चीज़ें बनती कैसे हैं, क्यों बनती हैं। इन चारों के पैसिव वॉइस नहीं बनते तो क्यों नहीं बनते। मुझे लगता है बात थोड़ी क्लियर हुई होगी, और चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया साहब। नेक्स्ट देखो, एक चीज़ और है, कभी भी आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं, डो नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द टेंस। कभी भी आप चेंज कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव, ध्यान रखना, जो मीनिंग ऑफ द टेंस, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मीनिंग और अच्छा और लिखा है, हाँ, तो मतलब वो ये कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक ही बात है, वैसे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने स्टार बना के दे दिया आपके लिए, ध्यान रखना है। कभी भी आपको मीनिंग चेंज ना हो सेंटेंस का, और आपका जो है टेंस भी चेंज ना हो। टेंस चेंज हो गया समझ लो गड़बड़ हो गई। डू डज डिड आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। कहीं भी आपको डू डज डिड लिखा है, ये बहुत काम की चीज़ है, ये तुम्हारा टाइम बचा सकती है। एक्टिव से तुम पैसिव वॉइस देख रहे हो, तुमने पैसिव वॉइस में कहीं भी डू डज लिखा देखा या डिड लिखा देखा, तुमने उसने ऑप्शन दिया कोई एक सेंटेंस का, नीचे दिया ऑप्शंस और शुरुआत में लिखा है डू डज डिड, जिसमें सेंटेंस में डू डज आ गया, डिड आ गया, वो सेंटेंस गलत ही है। पैसिव वॉइस में डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पैसिव वॉइस में डू और डज की जगह क्या आता है, इज़ आता है, समझे। कहीं भी डू डज लिखा है तो वो डू डज एक्टिव वॉइस में होगा, और डू डज को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो वो इज़ में चेंज होता है। और डिड की बात करूं, डिड चेंज होता है साहब वॉज वर में। तो कहीं भी वॉज, अगर कहीं डिड लिखा है तो वो एक्टिव वॉइस में होगा, जब उसको पैसिव में लिखेंगे तो वॉज वर आएगा। ध्यान रखना, डू डज डिड पैसिव में चेंज, पैसिव में होता ही नहीं है, एक्टिव में हो सकता है केवल। ठीक है,
नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करें तो तुम्हें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस पता हो। जैसे आई की बात करूं, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है, वी का अस बनता है, यू का तो यू ही रहता है, ये दोनों सेम रहते हैं। ही का हिम, शी का हर, इट का इट, केवल दो लोग सेम है, यू और इट। और दे का क्या बनता है, देम बनता है साहब। ऑब्जेक्टिव केस आपको पता हो, किसका सब्जेक्टिव केस किसका ऑब्जेक्टिव केस। देखो नाउन में कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि नाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, राम ही सब्जेक्ट होगा, राम ही ऑब्जेक्ट होगा, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। प्रोनाउन में चेंज होता है, तो मैंने आपको एक बार बता दिया। नेक्स्ट देखिए साहब, बस अपना हो गया, बेसिक तो इतना ही है। और आगे जैसे टेंस का टाइप बदलेगा तो मैं आपको जो है बताऊंगा। एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होंगे, क्योंकि जब एक बार पीपीटी बनी थी तो मेरे सामने जब 30 क्वेश्चन आए तो मैं केवल प्रैक्टिस कराने की सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी इसमें मेहनत करी, इसलिए इसमें टाइम भी लग गया। ये मैंने ये पीछे पेजेस ऐड करे हैं। मैंने सोचा कि 30 सेंटेंस में करा देता हूँ, लेकिन 30 सेंटेंस से पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ आपको, जिससे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। एक्टिव पैसिव नरेशन ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें बेसिक सबको ना आता हो, लगभग बेसिक बातें सबको पता होती हैं, बट स्टिल कई बार बच्चा लैग कर जाता है कि यार ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ है, कैसा हुआ, जैसे इसका पैसिव नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता, या बना रहे हैं तो किस तरीके से बना रहे हैं। मैंने कुछ बेसिक बातें ऐड कर दी आपके लिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। दूसरी चीज़ ये है कि सेंटेंस नंबर को जो है ध्यान में रखते हुए ना चलें, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जैसे बीच में कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया तो एक्सक्लेमेटरी मैंने उठा के लास्ट में डाल दिया, तो नंबर ऑफ सेंटेंस में बच जाना, लगभग 29-30 सेंटेंस है वही होंगे, ठीक है, 30 के 30 सेंटेंस होंगे, लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना। और स्टार्ट करते हैं मैं सेंटेंस और क्या बनाना। बेसिक मैंने आपको असर्टिव का बेसिक बता दिया, इंटरोगेटिव की बात नहीं करी, केवल असर्टिव की बात करी, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जरा देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग बाग जो है इंग्लिश बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं तुमसे पूछूं स्पीक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और तुम्हें पता होना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस किससे बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म से, थर्ड फॉर्म से। तो अगर तुम देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे वाज आ गया गलत, यहाँ पे वाज आ गया गलत, यहाँ इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड और बाय पीपल। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप सेंटेंस बना रहे हो और सेंटेंस के आंसर जो दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन अगर पूरी नहीं है तो वो सेंटेंस ठीक हो ही नहीं सकता। जो चीज़ें एक्टिव वॉइस में दे रखी हैं आप उसको हटा नहीं सकते। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मैं तुमसे पूछूं ये जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये सेंटेंस का हिस्सा था ना एक्टिव वॉइस में, तो तुम उसको पैसिव वॉइस में कहाँ खा गए, है ना। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें तो है नहीं साहब, और इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया साहब। बोले इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक्स्ट्रा वर्ड थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में हर जगह बोली जाती है, ये स्पोकन के लिए आया, स्पोकन वर्ब है और ये वर्ब के लिए क्या बना, एडवर्ब बना, ठीक है। कहाँ बोली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये बेसिकली वर्ब के साथ उसका एडवर्ब आ गया। एक चीज़ और, बोले भैया पीपल सब्जेक्ट था, मैंने कहा सब्जेक्ट था। बोले भैया सब्जेक्ट था, मैंने कहा सब्जेक्ट था, बिल्कुल सब्जेक्ट था साहब। बोले भैया तो फिर आपने कहीं बाय करके लिखा नहीं, बाय पीपल, अगर आप चाहो तो लिख लो बाय पीपल, आप लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी जब सब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्लियर ना हो तो उस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट जिसके बारे में आप कुछ स्पेसिफिक बता नहीं सकते, बहुत जनरल टर्म का सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। मैं बाय पीपल लिखने की जरूरत है ही नहीं, वो मैंने केवल आपकी संतुष्टि के लिए लिखा, क्योंकि हो सकता है आप बिगनर हो, आपको लगे कि यार ये तो छोड़ दिया यार, सब्जेक्ट तो बाय लगा के लिखा ही नहीं, अभी बता के आए हैं, नहीं जरूरत है। पीपल मतलब लोग बाग, पीपल मतलब लोग बाग। अब तुम लोगों की बात कर रहे हो, मैं लोगों के लिए कहूँ तो लोगों में कोई सर्टेन आइडेंटिटी नहीं है, लोग मतलब सभी की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ राम लिखा होता, यहाँ लिखा होता राम लिखा होता, तो तुम्हें बाय राम लिखना ही पड़ता, क्योंकि राम एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, और व्यक्ति विशेष का नाम है तो तुम्हें लिखना ही पड़ता। राम श्याम सीता गीता, ही शी इट, कुछ भी लिखा होता ना, ही लिखा होता, शी लिखा होता, ही या शी मतलब एक पर्सन स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, किसी एक मेल की बात कर रहे हैं ही, किसी एक फीमेल की बात कर रहे हैं शी, मतलब पर्सन स्पेसिफिक है, किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हो। और अगर खास व्यक्ति की बात कर रहे हो तो कहने का मतलब ये है, कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि उस सिचुएशन में आपको बाय लगा के वो लिखना पड़ता। लेकिन मैं कहता हूं समवन, किसी ने कर दिया, समवन मतलब कौन है, मुझे क्या पता कौन है समवन, समवन मतलब किसी ने करा है, मुझे पता नहीं किसने करा है। तो जब तुम समवन लिख रहे हो तो बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है ना। एनीवन लिख रहे हो, एनीबडी लिख रहे हो, मुझे नहीं पता, एनीबडी में तो कोई भी हो सकता है। जब मुझे नहीं ही पता, मुझे आइडेंटिटी क्लियर ही नहीं है, तो मुझे बाय करके लिखने की कोई खास जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, बच्चा पूछता है कि कौन से सब्जेक्ट को बाय लगाकर लिखना है, कौन से को बाय लगाकर नहीं लिखना, तो आइडेंटिटी मैटर करती है, जनरल आइडेंटिटी। मुझे पता नहीं किसने करा है, कोई जरूरत नहीं है, बाय पीपल लिखो तो सही, ना लिखो तो सही, दोनों ही बात सही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक बात। दूसरा कि हाँ, हमें तो कुल मिला के अपने दिमाग से चलना नहीं होता, हमें तो ऑप्शन देख के चलना है। ऑप्शन में दिया होता मान लेते तो हम सही मान लेते, नहीं दिया है तो भी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनरल आइडेंटिटी है। बहुत ज़्यादा समझा दिया है क्या? नेक्स्ट आओ।
बह जाता हूँ थोड़ा हवाओं में, फ्लो में ज़्यादा। द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, प्रिंसिपल ने उसको स्कॉलरशिप ग्रांट की है। बहुत बढ़िया बात है साहब, उसको स्कॉलरशिप ग्रांट हुई है। देखो आंसर लगाना तो अलग बात है, लेकिन इसे समझने का काफ़ी है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगी, हैज़ या हैव। अब तुम कहोगे भैया हैव क्यों लिख रहे हो जब यहाँ हैज़ लिखा है? अरे बाद वाला हो सकता है ऑब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो वो शुरू में प्लूरल, यहाँ तो प्रिंसिपल सिंगुलर है तो आपने हैज़ लगाया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो वो सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है ना। ये जो ऑब्जेक्ट है, माना यहाँ पे हिम लिखा है तो हिम चला गया, माना यहाँ दे लिखा होता या दैम लिखा होता, दैम जब सब्जेक्ट बनता तो दैम के साथ, दैम जब सब्जेक्ट बनता तो दे के साथ हैज़ नहीं आता, हैव आता, इसलिए मैं लिखा हैज़ या हैव दोनों हो सकते हैं। और इसमें क्या लगाते हैं साहब? बीन लगाते हैं। और ग्रांटेड का ग्रांटेड, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो तुम्हें हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है। हैज़ हैव ग्रांटेड गलत, हैज़ ग्रांटेड ये भी एक्टिव वॉइस है, पैसिव है कहाँ? वॉज ग्रांटेड गलत। तो अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक ऑप्शन मिल गया, हैज़ या बीन, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर हो गया बी फॉर बॉल। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, सेंटेंस के दो पैसे हो सकते हैं, ये बात समझो, ठीक है। इस सेंटेंस के क्या हो सकते हैं? दो पैसे हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दो हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। एक ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है, और एक ऑब्जेक्ट कौन है? अ स्कॉलरशिप है। अगर इस बारे में थोड़ा सा जानना है तो इधर आ जाओ। जैसे मैं कहता हूँ आई टीच मैं तुमसे कहता हूँ आई टीच यू इंग्लिश, कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वर्ब कई बार डाई ट्रांसिटिव होती है। ट्रांसिटिव वर्ब के दो भाग होते हैं। अगर आपने मुझसे पढ़ा हो एक दो क्लासेस में तो मैंने वहाँ बताया कि वर्ब के दो पार्ट हो सकते हैं, मोनो ट्रांसिटिव और डाई ट्रांसिटिव। वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है तो मोनो ट्रांसिटिव, एक से ज़्यादा है तो डाई ट्रांसिटिव, ठीक है। मुझे लगता है बात क्लियर होगी। अब मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे पहले लिखा है यू, यू क्या है? लिविंग है। लिविंग ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं साहब? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले तो तुम्हें ये पता हो, ठीक है साहब। तुमसे पूछ सकता है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी पूछ सकता है कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। इनडायरेक्ट होता है लिविंग और डायरेक्ट होता है नॉन लिविंग, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट कौन होगा साहब? नॉन लिविंग होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट कौन होगा साहब? लिविंग होगा। मैं इसके पैसिव वॉइस की बात करता हूँ। देखो अगर किसी सेंटेंस के दो ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव वॉइस भी दो बन सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर तुम यू से बनाना चाहो तो उठा लो जरा यू को, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यू आर टॉट, थर्ड फॉर्म हो गई। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यू आर टॉट। अब बोले भैया इसका क्या करें? इंग्लिश का, इंग्लिश भी तो रखा है, इसको क्या करेंगे? यू आर टॉट। इंग्लिश को ऐसे का ऐसे रख दो, इंग्लिश को ऐसे का यू आर टॉट व्हाट, ऐसे का ऐसे रख दो, यू आर टॉट इंग्लिश, ठीक है। और आई सब्जेक्ट है तो क्या कहोगे? बाय मी। आई को क्या कह देंगे? बाय मी। एक सेंटेंस का डायरेक्ट से सॉरी एक्टिव से पैसिव ये हो गया, ठीक है। दूसरा देख लो साहब, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे तो यू को सब्जेक्ट नहीं लेना, मैं तो किसको सब्जेक्ट लेना चाहता हूं? इंग्लिश को लेना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं यू भी ऑब्जेक्ट है इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, तो कौन कहेगा कि भाई यू से ही बनेगा? ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश भी है, तो यू से बनाया तो हमने यू ले लिया। मैं चाहता हूं मैं इंग्लिश से बनाऊं, इंग्लिश से बना लो साहब। क्या कहेंगे आप? इंग्लिश। फिर से वही बात, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चेंज हो गया बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इंग्लिश इज टॉट। अब बात करते हैं बोले भैया आई की, तो आई का क्या कर देंगे? बाय मी। लेकिन अब सवाल ये है, आपने इंग्लिश को जो है ऑब्जेक्ट लिया तो क्या रखा रह गया? यू रखा रह गया। अब यू का क्या करें? यू को ऐसे लिख दें? नहीं, यू को लिखेंगे क्या लगा के? टू लगा के। यू को क्या लगा के लिखेंगे? टू लगा के। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। इंग्लिश जो है पढ़ाई जाती है तुम्हें किसके द्वारा? मेरे द्वारा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में ये देना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश को नॉन लिविंग सब्जेक्ट को बनाते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका क्या होता है? लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, उसको क्या लगाकर जोड़ते हैं? टू लगाकर जोड़ते हैं। क्या लगाकर जोड़ते हैं? टू लगाकर। लेकिन आपने लिविंग को ही सब्जेक्ट बना लिया तो नॉन लिविंग को टू वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे का ऐसे जोड़ दो। बस इतनी सी कहानी मैं तुम्हें देना चाह रहा हूं, पेपर में कई बार मिल जाता है सेंटेंस, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखो। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, आपने जो बनाया ही से बनाया,
आपने किससे बनाया? ही से। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, ही हैज बीन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। मैं आपसे कहूं अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूं स्कॉलरशिप से, बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। जरा देखना, यहीं से बना देता हूं, ठीक है। आप कहेंगे अ स्कॉलरशिप, अ स्कॉलरशिप क्या था? हाँ, हैज बीन ग्रांटेड, स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड, ठीक है। और अब ये हिम है, ये जो है ना, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसको तुम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, आपको टू लगाना पड़ेगा। टू हिम, रिसीवर दिखाना पड़ेगा इसको, इसको रिसीवर दिखाना पड़ेगा, रिसीवर के लिए टू लगा दिया। स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड टू हिम, किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा। आप कहेंगे बाय द, बताओ भाई, स्कॉलरशिप हैज बीन ग्रांटेड टू हिम बाय द प्रिंसिपल। बताओ भाई, क्लियर है ना? ये आपका दूसरा जो है पैसिव वॉइस बन गया। दोनों ही बातें क्या है? सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एम डूइंग सम्स, इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। इसको चेंज क्या करेंगे? इसको चेंज, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का चेंज होता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बात समझे तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, आर डन, बी डूइंग, मस्ट। देखो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस क्या बन गया साहब? डी फॉर, सॉरी, बी फॉर बॉल हमारा आंसर हो गया। सम्स ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना, आई सब्जेक्ट था, बाय मी करके ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक कैप्ट मी अवेक, जो ट्रैफिक की नॉइस है उसने मुझे क्या रखा है? जगा के रखा है साहब। बढ़िया साहब, कैप्ट मी अवेक। देखो अवेक का ऑब्जेक्ट मत मान लेना, अवेक एडवर्ब है। अवेक क्या है? एडवर्ब है। कैप्ट मी व्हाट, वैसे तो ऑब्जेक्ट के रूप में देखो करता हूँ, व्हाट का ही रिप्लायर है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट है। चलो खैर, तुम इतना मत सोचो, तुम ये सोचो कि जो मी है ये हमारा क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। मी हमारा क्या है? आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, तो मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस मी को क्या, मी का आई क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, लेकिन यहां आपने लिख दिया ट्रैफिक को सब्जेक्ट, जो कि बात सही है गलत? जो कि बात गलत हो गई। ट्रैफिक क्या है? गलत है, ठीक है। बचे तीन ऑप्शन। दूसरी बात, कैप्ट, कैप्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है साहब? सेकंड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करूं तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है? देखना जरा, वॉज केप्ट, केप्ट, रिमेन्ड अवेक, नहीं। वर्ब तो चेंज करने की सोचना ही मत कि तुम वर्ब चेंज कर लोगे। आंसर क्या बनेगा? ए फॉर एप्पल बनेगा। आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। नेक्स्ट देखो साहब, समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली। नेक्स्ट बताओ, तुम खुद ही बना लो, मुझे लगता है ऑप्शन तुम चूज कर सकते हो, इतने तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो, कोई समस्या की बात नहीं है। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। कौन सी फॉर्म आई है साहब? सेकंड फॉर्म आई है। अगर सेकंड फॉर्म आई तो सेकंड फॉर्म का चेंज किस में होगा साहब? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये बात तो क्लियर है। सेकंड फॉर्म का चेंज किस में होगा? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड बीन गलत, हैड बीन गलत, वाज के साथ टू बी आ गया, ये भी गलत। वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गया आंसर। बाकी और चेक करना चाहो कर लो। ऑब्जेक्ट क्या है? दबुल है, दबुल आ गया, ठीक है। वाज वर्ब आ गया। वायलेंटली क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब किसके लिए आता है? वर्ब के लिए। देखना वर्ब के साथ ही रखा है। कैसे पुल किया? वायलेंटली। बोले भैया बाय समवन नहीं आया, अभी पहले सेंटेंस में बता के आया। बाय समवन की जरूरत नहीं है, क्योंकि समवन आइडेंटिटी क्लियर है नहीं, किसने करा किसने नहीं, और आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं होती पैसिव वॉइस में। बाय समवन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ गए हो तो आगे चलते हैं। हाउ कैन एनीवन डू दिस। देखो भाई सेंटेंस जो है यहाँ से जो है 5 नंबर के बाद से इंटरोगेटिव शुरू हो गए क्या? अच्छा ठीक है, ये इंटरोगेटिव बीच में आ गया था, इसको छोड़ देते हैं, 2 मिनट बात करेंगे सॉल्व। आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करूंगा। मत करना साहब, तुम्हें कोई मना कर सकता है? कुछ कह सकता है कोई? नहीं साहब। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करेंगे? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को विल शैल का विल शैल रखेंगे, प्लस साथ में फर्स्ट फॉर्म के बदले बी लगाएंगे, और हमेशा वर्ब कौन सी चेंज फॉर्म में चेंज होती है? थर्ड फॉर्म में। तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जरा देखना, विल डू गलत, आईएनजी कहाँ से आ गया इसमें? गलत। अब ये लेट से क्यों बना दिया सेंटेंस? अरे इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं लेट से। और विल नॉट भी देखो आ गया, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा? डी फॉर डॉग। इसको भी सॉल्व कर लेंगे सेंटेंस को। देखो एक चीज़ है,
हालांकि मैं अभी इंटरोगेटिव करा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें सॉल्व करा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि पता चला मैं आगे निकल गया, रह गया सेंटेंस। कैन डू, कैन मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात पक्की है, मॉडल के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। तो हमें ढूंढना है कैन बी डन, हमें ढूंढना है कैन बी डन। देखना कैन का कोड गलत है, वॉज कहां से आ गया, वॉज की तो जरूरत ही नहीं है। अब आ जाओ जरा, हाउ कैन दिस बी डन बाय एनीवन, दिस कैन बी डन बाय एनीवन। इस वाले सेंटेंस को देखना, क्या ये जेन्युइनली इंटरोगेटिव सेंटेंस है? सोच के बताओ, क्या इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव मान सकते हैं? क्वेश्चन मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें हाउ आया था और इसमें हाउ आया नहीं है। ये तो असर्टिव सेंटेंस है, बस क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव बनता है, नरेशन नहीं है ये। वॉइस में जैसा सेंटेंस है जो है वैसा ही जनरली हम करेंगे। असर्टिव का असर्टिव बनता है और इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही बनता है, ध्यान रखना। अगर बात समझे हो तो फिर हमारा आंसर कौन सा बनेगा, सी फॉर कैट। ठीक है, कर लेंगे चर्चा आगे। दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स। सवाल क्या है? सवाल है कि इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, आईएनजी फॉर्म आई है। इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो तुम्हें यह भी समझ में आना चाहिए कि इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म मतलब क्या आएगा, इसके बदले बीइंग आएगा, और आईएनजी फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई साहब यहाँ बीन आ गया, गलत हो गया। यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, कोई बी वर्ब आई ही नहीं, गलत हो गया। विल नॉट बी, यहाँ पर बी कैसे आ गया, हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो बीइंग चाहिए था, गलत हो गया। 3 गलत हो गए साहब, एक क्या हो गया, सही हो गया। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, बात तुम समझ गए हो। दूसरी एक चीज़ और याद रखना, कई बार वर्ब के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दे देता है। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड दे रखा है तो उसको साथ में रखना, छोड़ मत देना। लाइन डाउन तो डाउन देखो साथ में रखा है, अलग से छोड़ मत देना कहीं। ठीक है, ऐसा 1-2 सेंटेंस मैंने और डाला, पेपर में पूछता है। नेक्स्ट देखो, हाँ सेम सेंटेंस है जो मैं कह रहा था ना, ये आ गया। देखो ग्रीन शब्द, ग्रीन को छोड़ नहीं सकते, ग्रीन इंपॉर्टेंट है। दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन, उन्होंने हाउस को कैसा पेंट कर दिया, ग्रीन पेंट कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब पैसे बनाते हैं तो उसमें केवल क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। ढूंढ लो साहब, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत, क्योंकि बीन चाहिए। ठीक है, हैज हैव का चेंज हैड में नहीं हो सकता, ये भी क्या हो गया, गलत। क्या होगा साहब, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके ऑप्शन थोड़े भारी हो सकते थे, ग्रीन का प्रयोग कहीं दायां बायां करके। समझने की बात यह है, ग्रीन जो है वो किस, दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन, ग्रीन हाउस या ग्रीन पेंटेड, तुम क्या कहना चाह रहे होंगे, सोचो। ग्रीन किसके लिए आया, हरा घर या हरा पेंट करा, फिलहाल हरा पेंट करा है ना। दे हैव पेंटेड, उन्होंने पेंट कर दिया है घर को, कैसा, हरा। तो हरा घर या हरा पेंट, हरा पेंट करा गया है। हरा पेंट करा गया है तो पेंट वर्ब है, और वर्ब के लिए आया तो ग्रीन यहां वर्ब के लिए आया है तो वर्ब के साथ ही रहेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, इस ग्रीन को इस वर्ब के साथ ही रखा जाएगा, कहीं दाएं बाएं मत रख देना। अगर मैं यहां रखने की कोशिश करूं, पेंटेड बाय देम ग्रीन, कई बार पेपर में रखा मिलेगा ग्रीन लास्ट में। ठीक है, गलत है साहब। ग्रीन वर्ब के लिए आया, वर्ब के साथ रखो। जो चीज जिसके लिए आई है उसके साथ रखो, बेहतर होगा। कोई चीज नाउन के साथ आई है तो नाउन के साथ रखो, चाहे ऑब्जेक्ट में है उठा के साथ में ले जाओ, शुरू में अलग मत रखो। अलग रखोगे मीनिंग बदल जाएगा। मैंने पहली सेंटेंस में बताया था, डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और डू नॉट चेंज द टेंस। ना तो टेंस बदलना है ना मीनिंग बदलना है, दोनों बातें ठीक रहेंगी, सेंटेंस ठीक बनेगा। ठीक है, दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, बताओ साहब, विजिटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म मुझे चेंज करनी है तो मैं बता चुका हूं, सेकंड फॉर्म चेंज होगी वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वाज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। हैड विजिटेड गलत, हैड विजिटेड गलत, हैड बीन विजिटिंग गलत। वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहा। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेक कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, कोई समस्या की बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, हिज सबऑर्डिनेट्स एक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। हाँ जी, बताओ जरा। उसके सबऑर्डिनेट्स ने उसको एक्यूज करा, उसको दोषी करार करा, किस बात के लिए, वेरियस ऑफेंसेस के लिए। तो यहां पर जो एक्यूज्ड है, पहली बात तो एक्यूज्ड जो है, समझने का बहुत कुछ है इसमें सेंटेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का जब चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है साहब, बोले भैया वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये बात समझे तो वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यहां पर है। यहां पर एक्यूज्ड का एक्यूज्ड है, गलत। यहां पर वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, एक चीज और चेक करनी है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो हिम का दे नहीं बनेगा, हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिज, ही बनेगा। हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही बनेगा। इसलिए मेरा डिफॉल्ट डॉग आंसर हो गया। ये दोनों तो मैंने पहले ही काट दिए थे क्या, नहीं ये वाला नहीं काटा था ना, इट वॉज एक्यूज्ड। एक सेकेंड,
देखो ही बनेगा, दे काट दिया मैंने, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, ये काट दिया, एक बार सी बी देख लेते हैं अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो। इट वॉज एक्यूज बाय द, देखो इट लगाते हैं हम इंट्रोडक्शन दिखाने के लिए, है ना। इट होता है, इट मैं तुमसे पूछूं इट क्या है, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट क्या है, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो इंट्रोडक्शन के काम आता है। किस काम आता है, इंट्रोडक्शन के काम आता है। अब मैं तुमसे कहूं इट आया इंट्रोडक्शन के लिए, किसके इंट्रोडक्शन के लिए आया, जरूरत है इंट्रोडक्शन की, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब तुमने पूरी क्लोज यूज करी हो, बहुत बड़ी क्लोज तुमने यूज करी हो, तब आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, वरना आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अगर तुम बात समझे, ठीक है, अगर तुम बात समझे तो तुम्हें यह भी क्लियर होना चाहिए कि इट का प्रयोग यहां पे क्या है, गलत है। इट का प्रयोग यहां पे क्या है, गलत है, ठीक है साहब। आ जाओ जरा नेक्स्ट, 11 हो गया। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, मैं तुमसे पूछूं ये किस लिए आया था, ऑफ वेरियस ऑफेंसेस। ऑफ वेरियस ऑफेंसेस किसके लिए आया था, सोच के बताओ। बहुत से ऑफेंसेस के लिए हिम, या बहुत से ऑफेंसेस के लिए उसको एक्यूज करा गया, बहुत से ऑफेंसेस के लिए उसको एक्यूज करा गया। तो एक चीज ध्यान रखना, ये हिम के लिए नहीं आया था, ये किसके लिए आया था, हिम के लिए। तो ऑफ वेरियस ऑफेंसेस आया था वर्ब के लिए, और वर्ब के लिए आया था तो वर्ब के साथ होना चाहिए। देखो जरा कहाँ गया आंसर, कौन सा है हमारा, डी है। एक्यूज्ड, एक्यूज के साथ देखो लिखा ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, क्योंकि वर्ब के लिए आया था तो वर्ब के साथ रखा जाना ठीक है ना। आप इसको लास्ट में नहीं रख सकते, आप इसको यहीं रखेंगे, इसकी प्लेसमेंट यही ठीक है। वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो फिर वही बात है ना, यहां से समझने के लिए बहुत कुछ है। एक बात मैं तुम्हें समझा दूं कि विल नो का मतलब होगा विल बी नोन, विल नो का चेंज होगा विल बी नोन, विल बी नोन। जरा देखना, विल बी नोन है, विल बी नोन है, विल बी नोन है, विल बी नोन है। विल नो का विल नो कर देंगे, गलत साहब। विल हैव अ नोन, गलत साहब। आंसर बचते हैं दो, ए और बी। द आउटकम विल बी नोन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो यही सवाल है, सवाल यही है, अगर आउटकम के लिए ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आया है तो ये आउटकम के साथ रखा जाएगा। अगर नोन के लिए आया ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, अगर इस वर्ब के लिए आया तो ये वर्ब के साथ रखा जाएगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है, तुम सोच के ही नहीं चल रहे, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पहाड़ तोड़ने वाली बात है, दिमाग लगाओ। वी विल नो द आउटकम्स, हमें जो है आउटकम्स का पता चलेगा ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 मंथ। ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स का, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है इनका आउटकम या इनका पता चलेगा, इनका आउटकम पता चलेगा। इन एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम, इन एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम पता चलेगा नहीं, इन एक्सपेरिमेंट्स का पता चलेगा या इन एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम पता चलेगा। इन एक्सपेरिमेंट्स का क्या पता चलेगा, आउटकम पता चलेगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि ये ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये किसके लिए आया है, आउटकम के लिए आया है। अगर ये आउटकम के लिए आया है तो ये आउटकम के साथ ही रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आउटकम के लिए आया है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है ये, एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव फ्रेज किसके साथ रखोगे, नाउन के साथ। तुम अगर एडजेक्टिव फ्रेज को यहां रख दोगे वर्ब के साथ तो पाप हो गया ना। वर्ब के साथ एडजेक्टिव कैसे रख दोगे, वर्ब के साथ तो एडवर्ब आता है, वर्ब की क्वालिटी तो एडवर्ब बताता है, ठीक है। वर्ब की क्वालिटी तो क्या बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है। नहीं, अगर तुम बात समझे, ठीक है, अगर तुम बात समझे, देखो भाई नेक्स्ट देखो, तो 13 नंबर देखो, द बॉय हैज रंग द बेल, द बॉय हैज रंग द बेल। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है, हैज हैव के साथ क्या, ये थर्ड फॉर्म, साथ में क्या लगा दूंगा, केवल बीन लगा दूं, काम चल जाएगा। वाज बीइंग गलत है, वाज रंग गलत है। अब जरा दो देख लो, यहां पर बीइंग आ गया, क्या जरूरत है बीइंग की साहब, नहीं, बीन आया तो है, केवल एक ऑप्शन, हैज हैव बीन रंग, हैज हैव बीन रंग, ए फॉर एप्पल, ठीक है साहब। नेक्स्ट आ जाओ, हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश जो है, अरे ये तो वही आ गया। मेरा नाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मेरा नाम, हु टॉट यू इंग्लिश। आ जाओ जरा, यू और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों दो तरीके से बन सकता है। मैंने सेंटेंस अभी बनवा तो दिया, बस उसको जो है कि इसके बाद भी कुछ है क्या, इस पेज को बचा के रखते हैं 14 नंबर को। इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया ना, वैसे दो तरीके से सेंटेंस बन सकता है, एक तो यू से बन जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यू है, एक बन जाएगा किससे, इंग्लिश से। हालांकि अभी बात कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शंस जो है ठीक दे रखे हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, समवन हैज लिट द फायर, किसी ने जो है आग जला दी है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में क्या चाहिए, बीन चाहिए, साथ में क्या चाहिए, बीन चाहिए। अगर साथ में बीन चाहिए तो जरा देखना, वाज आ गया गलत, रिक्वेस्टेड का क्या मतलब है यहाँ, हैड आ गया गलत, हैज बीन लेट, हैज हैव बीन प्लस लेट आ गया, ये आ गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू सरप्राइज मी, भाई साहब यहां से कुछ है समझने का। एक सेंटेंस है यू सरप्राइज मी, और एक मैं देता हूं द
न्यूज़ सरप्राइज मी, दो के पैसे बनाने तो पहले वाले का तो ऑप्शन दे रखे हैं, मी ऑब्जेक्ट है, मी का क्या बनेगा, आई बनेगा, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, यू तो बनने से गया, और मी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, अरे मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा, आई यहां पे दे रखा है एक में और आई दे रखा है तीसरे में, बाकी दोनों गलत हो गए, ठीक है। अब दूसरी बात, सरप्राइज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सरप्राइज वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का चेंज किस में करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बोले जी ये आ गया इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज। अब तुम कहो भैया बाय यू तो लिखा ही नहीं है, और यू तो आपने बताया कि स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, तुम्हारी बात चल रही है, यू तो स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, अरे चारों में से किसी में नहीं दिया, चारों में से किसी में नहीं दिया, तो फिर वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखना है मैं तो, जब दिए, अगर दो ऑप्शन होते आई एम सरप्राइज्ड और एक होता आई एम सरप्राइज्ड बाय यू, तो हम कौन सा चुनते हैं, आई एम सरप्राइज्ड बाय यू, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, जहां इंफॉर्मेशन कंप्लीट है उसी को चुना जाएगा। तो अगर मैं इसमें कहूं कि आई एम सरप्राइज, तो आप क्या कहेंगे, बाय यू, ठीक है। और इसी बात की तो लड़ाई है जो मैंने आपको अगला सेंटेंस लिख के देखा, इसी बात की लड़ाई है जो यहाँ ये लिखा है दूसरा सेंटेंस, जरा एक बार देखो आंसर कुल मिला के कौन सा, ये टू बी सरप्राइज गलत है, टू बी सरप्राइज इन्फिनिटिव का पैसिव होता है ना। मैं आपसे पूछूं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर इन्फिनिटिव का पैसिव बनाना होता है तो बनता है ये, और तुम्हारे में बहुत मुश्किल से इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस पूछेगा तो देख लेना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देना टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के आंसर मेरा सी फॉर कैट हो गया, ठीक है, कुल मिला के आंसर मेरा सी फॉर कैट हो गया। मैं आपसे पूछूं ये सेंटेंस देखना जरा, द न्यू सरप्राइज मी, बोले भैया मी आया, मैंने कहा आया, मी ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई बनेगा, सरप्राइज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का चेंज किस में होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई वॉज सरप्राइज, ठीक है। और बोले भैया न्यूज है तो न्यूज को लिख दूं बाय न्यूज, ठीक है, बोले भैया बाय न्यूज, बाय द न्यूज हो जाएगा, सॉरी आर्टिकल नहीं छोड़ना है भाई, आर्टिकल लेके चलना, दिया हो तो लेके चलना है, ठीक है। समस्या ये है कि यहां बाय नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, एट आएगा, यहां पर क्या आएगा, एट आएगा। सवाल बस यही है कि तुम समझ पाए इस बात को कि नहीं समझ पाए, कि जरूरत किसकी है, जरूरत किसकी है, एट की है। यहां पर बाय आया और यहां पर क्या आया, एट आया। पेपर में सरप्राइज बहुत पूछता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अगर सरप्राइज की बात करें, है ना, सरप्राइज, तुम्हें सरप्राइज करा है किसी लिविंग चीज है ना, किसी लिविंग चीज ने तुम्हें सरप्राइज करा है, तो लगाना बाय। जैसे मैं कहता हूं सरप्राइज किसके द्वारा किया गया, बाय यू, और तुम लिविंग हो, जिंदा हो, ठीक है, और अगर तुम लिविंग हो, जिंदा हो, तो तुम डूअर हो, तुम कौन हो गए, डूअर हो गए। वैसे तो न्यूज भी डूअर ही है, लेकिन हाँ मैं इन जनरल कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति करने वाला है तो आप उसको डूअर मान के किसका यूज करेंगे, बाय का, इसलिए यहां बाय आया। अगर आप सरप्राइज किसी नॉन लिविंग चीज से हुए हैं, किसी नॉन लिविंग चीज से हो गए हैं, तो आप उसके लिए इन जनरल एट का यूज करते हैं, इन जनरल किसका यूज करते हैं, एट का। हालांकि इस चीज में थोड़े बहुत एक दो 19-20 एक्सेप्शन भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा सोचना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, पेपर लायक बहुत है। लिविंग के लिए बाय, नॉन लिविंग के लिए एट का यूज करते हैं। सरप्राइज के साथ, सरप्राइज के साथ दो प्रपोजिशन आती है, बाय और एट। एट कब आएगा, नॉन लिविंग के लिए, बाय कब आएगा, लिविंग के लिए। बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं साहब। लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया अभी। आई नो हिम, अभी भी सेंटेंस ऊपर नीचे हो गए हैं, मतलब लगने से रह गए हैं। आई नो हिम देख लो, हिम है, हिम का क्या बनेगा साहब, ही बनेगा। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ही इज नोन, ही इज नोन। अब आप कहेंगे मी, आई जो है, बोले भैया आई को क्या बना लूं, मी बना लूं, और किससे जोड़ दूं, बाय से। समस्या यही है कि बाय से नहीं जुड़ता है, इसीलिए तुम्हें यहां दिया गया है, इसलिए तुम्हें यहां दिया गया है, ये टू से जुड़ता है, टू मी, ही इज नोन टू मी। बाय का प्रयोग गलत है नो के साथ, वाज वर का प्रयोग गलत है, हैज हैव का गलत है, ही इज नोन टू मी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो सवाल उठता है कि नो के साथ बाई क्यों नहीं लगा पाए, है ना, नो के साथ बाई क्यों नहीं लगा पाए। नो के साथ बाई इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि सेंटेंस में एक्शन है नहीं। मैं तुम्हें जानता हूं, इसमें डूअर की आवश्यकता ही नहीं है, या तुम्हें डूअर बताने की जरूरत ही नहीं है। तुमने काम करा कहां जो तुम डूअर बता दो, ये बताओ। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं डूअर है ही नहीं, एक्शन हुआ ही नहीं, केवल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, इसलिए रिसीवर वाली प्रपोजिशन लगाई गई, ही इज नॉन टू मी, है ना, कि वो उसको मैं जानता हूं, ही इज नॉन टू मी। मैं कहना ही चाह रहा हूं बाय तब आता जब आई डूअर होता, और आई ने कोई काम करा ही नहीं। किसी को जानना इज नॉट एन एक्शन। तुम मुझे जानते हो, तुमने कोई एक्शन नहीं कर दिया कि तुमने बहुत तीर मार दिया हो,
या मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने कोई तीर मार दिया हो। हमने आपस में कोई तीर नहीं मारा है। कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ किसी को जानना, तो जानना एक्शन है ही नहीं, जानना एक इन्फॉर्मेशन मात्र है कि मैं इसको जानता हूँ, मेरे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन फीड है, एक्शन नहीं हुआ। और एक्शन नहीं हुआ तो हमने किसका यूज़ नहीं किया, बाय का यूज़ नहीं किया, क्योंकि बाय दिखाता है डूअर को, और आई ने कोई काम किया ही नहीं तो बाय क्यों लगा लो। इसलिए नो के साथ जनरली टू का प्रयोग करते हैं। बेसिक रीजन तो यही है इसके पीछे, नो के साथ किसका यूज़ करते हैं साहब, टू का। अगर बात समझ में आई हो तो आंसर क्या लगेगा, डी फॉर डॉग लगेगा। और ध्यान रखना नो के साथ क्या आता है, टू आता है। ठीक है, नो के साथ क्या आता है, टू आता है। नेक्स्ट देखो साहब, फिर से इंटरोगेटिव, यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तुम्हें सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से जो है फॉलो करने चाहिए। मान लेते हैं साहब ध्यान से फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल। यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। फिर वही बात है, शुड के साथ फॉलो आया है, ध्यान रखना। तो मॉडल तो ऐसे कैसे ही रहता है, मॉडल को चेंज नहीं करते हैं। शुड मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है थर्ड फॉर्म में, शुड बी फॉलोड, शुड बी फॉलोड। अगर बात समझे तो शुड बी फॉलोड देख लो, आर गलत है, वर गलत है, कैन गलत है, देख लो जरा, शुड बी केयरफुली फॉलोड। ठीक है, आ जाओ। मैंने कि केयरफुली आगे रख गलत दिया, रखा बाद में जाना था, कोई बात नहीं, ऑप्शन और कोई है नहीं। ठीक है, इम्परेटिव, गॉड ब्लेस यू, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ये सेंटेंस देख लो, 23 नंबर। ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये सेंटेंस पेपर में बहुत पूछा गया, ये सेंटेंस पेपर में बहुत पूछा गया, बहुत पूछा गया। अब नहीं, कई हजार साल से जो है ये सेंटेंस पूछा जा रहा है। कई हजार साल से क्या है, हाइपरबॉल है। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेगा। कुल मिला के मैं समझाना चाह रहा हूँ, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस एसएससी में कई बार पूछा गया, तुम्हारे यहाँ बहुत बार पूछा गया है, मैंने शायद कराया हो। नहीं, मैंने पैसिव की तो प्रीवियस कराई ही नहीं है, मैंने पैसिव डाला ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीवियस कराने लायक थे नहीं। मुश्किल से 20 सेंटेंस मिलेंगे, और वो भी इतने लड्डू जिसकी कोई हद नहीं। बहुत आसान पूछे जाते हैं पेपर में सेंटेंस, घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो ये दिक्कत बहुत है, बच्चे ना कहीं भी पढ़ लेते हैं। अभी मेरे पास कमेंट आ रहे थे, भैया मैंने ये वाला मॉक लगा लिया, एक बच्चा कह रहा है मुझे बहुत मौका आसान लग रहा है, बच्चा कह रहा है मुझे मुश्किल लग रहा है, या कुछ भी अपना तुम्हारे थॉट्स हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत भारी के चक्कर में ना तुम अपना समय भी खोदोगे, नंबर भी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मानना है। इसलिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ एनालिसिस इसलिए ज़रूरी, तुम्हें पता तो हो कि तुम कहाँ किस मैदान में खेल रहे हो। भैया मुझे ये दिक्कत है, भैया मुझे वो दिक्कत है, ये तुम्हारी अपनी समस्या रहती है कि ये इसमें दिक्कत हो रही है, उसमें दिक्कत हो रही है। अच्छी बात है, ठीक है, तुमने मुझसे डिस्कस करा, लेकिन ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो मॉक्स वगैरह तुम लगा रहे हो, वैसे तो टेट के लिए बहुत ज़्यादा मॉक की आवश्यकता नहीं, अगर फिर भी तुम लगा रहे हो, अगर कोई पेपर कठिन आ जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर का लेवल नॉर्मल ही होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे एक बार तो तुम्हें अंदाजा लगेगा कि तुम सही जा रहे हो। बहुत ज़्यादा कठिन करने के चक्कर में जो तुम्हारा हल्की चीज़ों में नंबर आ सकता है, 90 ही तो नंबर लाने हैं ना, ये बताओ 150 में से कितने नंबर लाने, 90 तो नंबर लाने। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सुपर टेट के लिए सोचेंगे कि यार एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, हम कोशिश करेंगे तब जितना हो सकता है। लेकिन यहाँ तुम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओगे तो गड़बड़ है कि भाई मेरा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं तो सारी इंग्लिश सीख के जाऊँगा। 25 नंबर सब में ले आओगे तो हो जाएगा काम। 25 में ज़्यादा बता दिए, 4 में हो जाएंगे 25 चौका 100। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती। और ये तुम्हें पता हो कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर सब कराए। वोकैबुलरी तुम्हें करा दी मैंने, पैसेज तुम्हें प्रीवियस ईयर करा दिया, ग्रामर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा दिए जितने आए थे काम के। वॉइस में लेके आया हूँ अपने क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत रद्दी क्वेश्चन है, वहाँ समझने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मैंने अपने नए क्वेश्चन डाले 30 क्वेश्चन, जहाँ मैं समझा सकता हूँ कि नो के साथ 2 आएगा, सरप्राइज के साथ 8 भी आ सकता है। इस लेवल के क्वेश्चन ही तुम्हारे में पूछे जाते हैं, वही मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो थोड़ा सोचा करो, समझा करो। नेक्स्ट आओ, मैं ये सेंटेंस ही लेके आया हूँ, ये पहले वाले सेंटेंस से ही रिलेटेड। जैसे मैंने कहा बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, सेम गोज विद दिस। अगर वन सेंटेंस में आया होता है तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, की हर एक व्यक्ति को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए। मैं यहाँ वन कह रहा हूँ, वन किसके लिए कहा गया, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, की सबको अपना प्रॉमिस जो है निभाना चाहिए भाई साहब। अब ये तुम्हारे मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए। वन का मतलब किसी एक व्यक्ति से नहीं है, यहाँ वन का मतलब सबसे है, सबको अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए साहब। अगर सबको अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए तो वन को एक्टिव से पैसिव में लिखने की जरूरत नहीं है, वन को एक्टिव से पैसिव में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बात समझे तो शुड कीप का पहली बात तो क्या होगा, शुड बी कैप्ट। पहले तो तुम ये देखो, शुड कीप का क्या होगा, शुड बी कैप्ट होगा, ये तुम्हें पता हो। मॉडल के साथ बी आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड बी कैप्ट यहाँ है, यहाँ हैज टू बी कैप्ट आ जाएगा, गलत है। शुड बी कीपिंग, कीपिंग गलत है साहब। ठीक है, एक बचा ये, एक बचा ये। वन शुड कीप, वंस प्रॉमिस शुड बी कैप्ट बाय अस, और अ प्रॉमिस शुड बी कैप्ट। अब देखो दिक्कत ये है, मान लेते तुम्हारे दिमाग में एक बात आ भी थी कि मैंने भैया वंस लिख दिया, मान लेते तुमने लिख भी दिया, मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट तो वन था, तो यहाँ पर बाय अस कैसे आ गया, लिखोगे तो बाय वन ना, क्या लिखोगे, बाय वन लिखोगे। तो पहली बात तो अस के चक्कर में तुम गलत कर सकते हो उस बात को। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताना चाह रहा हूँ, वन को लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इंडेफिनिट है। वन मतलब किसी भी, हर किसी एक व्यक्ति की बात चल रही है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो एक, और कोई भी हो सकता है। तो फिर तुम इसको आंसर बनाओ।
अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, यहाँ से वंस हटाया, वंस को आपने लिखा, खाली प्रॉमिस लिखा और वंस की जगह आपने ए लिख दिया, क्योंकि वन का मतलब भी एक से होता है, तो आपने ए लिख दिया, अ प्रॉमिस, और आपने कहा शुड बी केप्ट। बोले भैया बाय वन जरूरत ही नहीं है ना, इंडेफिनिट है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो है डी फॉर डॉग हमारा आंसर हो जाएगा। इंपेरेटिव है, अब नहीं आएगा मुझे लग रहा है, कोई इंटरोगेटिव चल रहा है। रूम वॉज क्लीन, ये आ जाओ, देखो ये सेंटेंस ठीक है। रूम वॉज क्लीन, कमरा जो है साफ करा गया, मान लेते हैं। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ पैसिव वॉइस है, पैसिव से तुम्हें एक्टिव बनाना है। वॉज क्लीन तुम्हारे सामने लिखा है, मैं तुमसे कहूँ वॉज क्लीन का एक्टिव कैसे बनाओगे, बताओ तुम्हारे पास कोई रास्ता हो तो। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तुम्हें पता होना चाहिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। अगर तुम समझदार हो तो सेकंड फॉर्म यहाँ है, सेकंड फॉर्म यहाँ है, और सेकंड फॉर्म यहाँ है। यहाँ आ गया शुड बी केप्ट, ये हो गया गलत। तुम्हें एक बात और समझ में आनी चाहिए कि पैसिव वॉइस है, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है तो ये पैसिव वॉइस है, और तुम्हें एक्टिव बनाना है। इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा साहब, सेकंड फॉर्म बनेगा, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब बात आती है कि रूम वॉज क्लीन, कमरे को साफ किया गया, वॉज क्लीन को कहेंगे क्लीन, और रूम जो है, जो कि यहाँ सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लीन द रूम, क्लीन द रूम, क्लीन द रूम, तीनों में सेम है। सवाल इस बात का है कि सब्जेक्ट किसको बनाए, क्लीनर ने साफ करा, आई ने साफ करा, और समवन ने साफ करा। ठीक है, किसने साफ करा, समवन ने साफ करा। वैसे पता है मैं जब एसएससी वगैरह के लिए पढ़ाता हूं तो मैं क्लीनर ही बोलता हूं, क्योंकि कमरा साफ करने का काम क्लीनर का है, कमरा साफ करने का जनरल काम क्लीनर का है। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हारे पेपर में एग्जामिनर इतना सोच ही नहीं पाएगा। जनरल याद रखो, समवन आंसर है। क्या आंसर है, समवन। क्यों आंसर है समवन, देखो जब तक मुझे पता नहीं है कि कमरा साफ करा गया, किसके द्वारा करा गया, किसी ने तो करा होगा, मुझे पता ही नहीं, तुम श्योर नहीं हो सकते क्लीनर करेगी, क्लीनर नहीं करा, हो सकता है मम्मी ने कर दिया, हो सकता है पापा ने कर दिया, हो सकता है आप तुम्हारे दोस्त ने कर दिया, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी बहन ने, किसी ने कर दिया कमरा साफ, क्या पता किसने करा, और तुम्हें नहीं पता, तो क्लीनर गलत है, आई गलत है। तुम कहोगे भैया कैसे गलत मान रहे हो, अरे सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, जब दिया नहीं तो सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं रूम वॉज क्लीन, कमरा साफ करा गया, तो सब्जेक्ट मानना पड़ेगा ना, किसने साफ करा। अगर तुम्हें मानना पड़ेगा तो मानने के लिए तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट मानना है जो जनरल हो, कॉमन हो। कैसे पता क्लीनर है, कैसे पता आई है, नहीं पता कौन है, हमें पता चलना है कि समवन, किसी ने तो करा है, ये पता नहीं किसने करा, किसी ने करा है, तो हमने कॉमन सब्जेक्ट ले लिया जो बिल्कुल कॉमन हो। कॉमन कौन है, समवन। आंसर क्या बनेगा, डी फॉर डॉग। आंसर क्या बनेगा, डी फॉर डॉग। सबसे बेहतर ऑप्शन समवन है, समवन को चुनो, समवन क्लीन द रूम, सबसे बेहतर ऑप्शन समवन है। ठीक है, देखो वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, हम जो है क्या एक्सपेक्ट करते हैं साहब, हम गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करोगे तो किस में चेंज होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा तो जरा देखना, कोई भी ऑप्शन है जिसमें दम है, किसी ऑप्शन में दम नहीं है। बी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का एक्सपेक्ट रखा है, एक्सपेक्टिंग आ गया भाई साहब, वी सब्जेक्ट हो गया, एक्सपेक्ट वर्ब हो गया, गुड न्यूज उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज होगी किस में, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। गुड न्यूज ऑब्जेक्ट था, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, वी बाय लगा के क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गुड न्यूज हो जाएगा साहब। अगर बात समझ में आई हो, अगर बात समझ में आई हो तो एक बार जरा देखना, वापस आ जाते हैं हम। अब हम इंटरोगेटिव सॉल्व करने शुरू करते हैं, शुरू से चलते हैं साहब। ठीक है, शुरू से चलते हैं और इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव कहाँ है, कहाँ है, आ जाओ जरा। हालांकि पहला सेंटेंस हु वाला मत देखो, कोई इंटरोगेटिव वैसा वाला देख लेते हैं। वाई आ गया, लेट आ गया, अरे व्हाट आ गया, अरे कोई, हाँ ये रहा, देखो देखो भाई, मैं इनको एक जगह कर लूँ क्या, लेकिन तुमसे रोका नहीं जाएगा, मुझे पता है ना। तुम इतना टाइम कहाँ जो है सुन पाओगे कि हाँ ये हो सकता है कुछ ऐसा। अच्छा यहाँ से उठता भी नहीं होगा ना, इसमें तो, इसमें नहीं उठ पाएगा, टैब में तो उठ जाता है। कैसी बात कर रहा है निर्भय तू, ये नहीं कर पाएगा ये काम। देखो भाई WH आ जाओ, WH कह रहा हूँ उस पर आ जाओ, इंटरोगेटिव पे। एक मैं सेंटेंस तुम्हें देता हूँ, केवल यहाँ से 2 सेंटेंस तुम्हें समझाऊंगा और तुम्हारा बेड़ा जो है वो पार हो जाएगा। देखो भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है। तुमसे पूछो इंटरोगेटिव सेंटेंस में और असर्टिव में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले वर्ब रखी जाती है और कुछ नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या रखी जाएगी, वर्ब रखी जाएगी। अगर मैं तुमसे पूछूं इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं साहब। एक तो यस और नो टाइप, ठीक है, और एक होता है कौन सा टाइप साहब,
और एक WH टाइप। लेकिन हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आपके पेपर में इसको लिखता है ओपन एंडेड। जूनियर में बहुत पूछा था ये सवाल कि WH टाइप को, वो WH टाइप लिखेगा ही नहीं, वो लिखेगा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चंस और यस और नो को लिखते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है साहब, एक ही बात है, समझने की बात है बस। एक ओपन एंडेड हो गया, एक क्लोज एंडेड हो गया। अच्छा ठीक है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड ठीक है। मैं तुमसे पूछूं इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और एंड सो ऑन लगा के क्वेश्चन मार्क होगा। कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। मेन वर्ब को क्या बनाना है? बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस सब्जेक्ट को क्या बनाना है साहब? इस सब्जेक्ट को बनाना है बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा क्वेश्चन मार्क ऐसे कैसी। और हाँ, जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऐसे कैसी शुरू में रख दो, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ऐसे के ऐसे ही रख दो। सेंटेंस क्या बन गया? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। कुछ नहीं करना तुम्हें, कोई भारी काम नहीं है। नेक्स्ट देख लो, WH टाइप में क्या होता है? कोई WH वर्ड आएगा शुरू में, ठीक है, कोई WH वर्ड आएगा, उस WH वर्ड के साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले होगी ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? यही पहचान है। आगे आ जाओ, उसके बाद आपकी मेन वर्ब होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा प्लस एंड सो ऑन क्वेश्चन मार्क होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको चेंज कर दो साहब, कैसे करोगे? WH वर्ड को ऐसे कैसे रखो, क्योंकि WH वर्ड हमेशा सेंटेंस के कहाँ आता है? शुरुआत में आता है। मैं आपसे कहूँ ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही रहेगी सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि भाई मेन वर्ब को चेंज किस में करेंगे? बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। उसके बाद मैं आपसे कहूँ सब्जेक्ट, आ जाओ, बाय लगा के क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे, एंड सो ऑन क्वेश्चन मार्क। इतना सा काम है, बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सॉरी एक्टिव से पैसिव। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं। मैंने दोनों PDF दोनों रात ही एडिट करी। एडिट इन द सेंस कि हालांकि एडिट तो काम मेरा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जो फाइनल जब आती है डालने से पहले यहाँ से, तो मैं एक बार देखता हूँ कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ कैसे लगी हुई है, कैसे नहीं लगी हुई है, क्योंकि एक्सप्लेन तो मुझे ही करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये चीज़ है। ठीक है, अगर बात समझ में आई तो ज़रा आ जाओ। पहला क्वेश्चन है, वॉज द एग्जाम रिटन बाय यू? क्या एग्जाम तुम्हारे द्वारा लिखा गया था साहब? पहली बात तो ये पैसिव है शुरू से ही, ये भी दिक्कत हो गई है। देखो पैसिव वॉइस है, ध्यान से देखो। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, एक्टिव या पैसिव? सेंटेंस पैसिव वॉइस है। सेंटेंस कैसा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। पैसिव से बनाना है तो क्या बनाएंगे? एक्टिव बनाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बना रहे हो। मैं तुमसे पूछूं वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से आया होगा? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, किससे बना होगा? ये सेकंड फॉर्म से बना होगा। किससे बना होगा? सेकंड फॉर्म से। और ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है साहब? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना होता है साहब? पास्ट इंडेफिनिट में करना होता है कि हम कभी भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी जाती है? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म के रूप में आ गया तो फर्स्ट फॉर्म, प्लस साथ में क्या आएगा साहब? ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, और एंड सो ऑन कुछ एक्स्ट्रा है, बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा साहब। ठीक है, अगर बात तुम्हें समझ में आई हो तो हमारा आंसर सेकंड फॉर्म से बनेगा, और सेकंड फॉर्म से मतलब डिड से बनेगा। जरा देखना, आर गलत, वर गलत, डू गलत, क्या आएगा? डिड आएगा। अब तुम कहोगे भैया अभी तो बताया था आपने कि पैसिव वॉइस में डिड नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, ये तो एक्टिव है ना, सेंटेंस तो पैसिव ही है, ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में किसका यूज कर सकते हैं साहब? डिड का यूज करना ही पड़ेगा, मजबूरन है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कहां से लाओगे? पास्ट इंडेफिनिट में, असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का अगर असर्टिव कह रहा हूं, अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं नेगेटिव बना रहा हूं तो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इंटरोगेटिव बना रहा हूं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? सिंपल पास्ट की या पास्ट इंडेफिनिट की? सेकंड फॉर्म होती है डिड, या हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो हमने डिड का यूज किया। आंसर मेरा कौन सा बन गया साहब? सी फॉर कैट बन गया। बात समझ में आई हो तो जरा आगे चलते हैं साहब। ठीक है, एक ये देखिएगा सेंटेंस, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड द टाइम? क्या उसको जो डेट एंड टाइम याद है? मैं आपसे कहूँ, मैं आपको अभी बता के आया, आप जरा सेंटेंस पहचानने की कोशिश करो। ये रिमेंबर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? रिमेंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिड आ गया शुरू में वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब आप ये डिड को देख के आप ये लगा सकते हैं अंदाजा, डिड को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, अगर डिड आया है तो डिड जो है एक्टिव वॉइस में नहीं आता, सॉरी डिड पैसिव वॉइस में नहीं आता, डिड केवल एक्टिव वॉइस में आता है। तो डिड को देख के आप कह सकते हैं कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है।
किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में है, और आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पहले दूसरी स्लाइड पे ही मैं बता के आया हूँ क्लास की कि डिड का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता, डिड का चेंज किस में करते हैं, वाज वर्ब में। डिड का चेंज किस में होता है, वाज वर्ब में, और डू डस का चेंज होता है इज एम आर में। तो डिड का चेंज जब वाज वर्ब में होता है तो यहाँ डिड नहीं आ सकता। एक तो डिड को देखते ही गोली मार दो, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। दूसरी बात, डिड का चेंज इज एम आर में नहीं होता, डिड का चेंज वाज वर्ब होता है। तो जरा देखो, या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा, या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा। दूसरी बात, एक चीज और एलिमिनेशन में काम आती है, ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब का क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं ही आपका सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस में अगर वो सब्जेक्ट है तो पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बनेगा, पक्की बात है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का सब्जेक्ट सेम हो या ऑब्जेक्ट सेम हो। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव और पैसिव दोनों में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट सेम ही हो, सब्जेक्ट सेम हो ही नहीं सकता। अगर तुम समझ गए तो जरा देखना, यहाँ सब्जेक्ट ही है और यहाँ भी सब्जेक्ट ही है, क्या ऐसा हो सकता है? मैं आगे देख ही नहीं रहा, मुझे मतलब ही नहीं उस बात से, मैं कह दूंगा कि ये भी गलत है। मेरा आंसर क्या बनेगा, सी फॉर कैट बनेगा। बाकी चेक कर लो साहब, आपकी इच्छा है तो। डू डस का हो गया वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, द डेट एंड द टाइम। वर्ब द डेट एंड द टाइम, ऑब्जेक्ट क्या बन गया साहब, सब्जेक्ट बन गया। रिमेंबर वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखो जरा, रिमेंबर्ड सब्जेक्ट ही था तो आप कहेंगे बाय हिम, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या हो गया साहब, सही हो गया। सी फॉर कैट बिल्कुल परफेक्ट है 28 के लिए, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई है, ठीक है, अगर बात समझ में आ गई है तो जरा एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास ये है, व्हाट अम्यूज्ड यू, कि किस चीज़ ने तुम्हें जो है बहुत अम्यूज करा। देखो, समस्या तब तक नहीं आती है जब तक WH वर्ड खुद से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना बना हो। वहां सवाल खड़ा होना शुरू हो जाता है या वहां मुश्किल होनी शुरू हो जाती है जहां WH वर्ड खुद से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए। वहां तुम्हें बड़ी कंफ्यूजन होगी कि यार ये क्या आ गया, ये कैसे करूं इसको मैं, मेरे तो समझ में बात ही नहीं आ रही। कंफ्यूजन केवल वहीं होता है जहां व्हाट, हु, हुम या फिर विच आ जाए। ये चार शब्द तुम्हें जनरली कंफ्यूज करेंगे। अगर व्हाट, हु, हुम, विच आ जाएगा तो ये तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। रीजन ये है क्योंकि ये खुद से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। कहीं भी व्हाट, हु, हुम या विच आ जाएगा तो ये सेंटेंस में ध्यान रखना, इनकी ट्रेट ऐसी होती है, या तो सब्जेक्ट बन रहे होंगे या ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे। और WH वर्ड जब खुद से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है तो कंफ्यूज करता है, खास करके जब WH वर्ड सब्जेक्ट बन जाएगा तब तो कंफ्यूज करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो तो जरा एक बार ध्यान से सुनो। व्हाट अम्यूज्ड यू, व्हाट अम्यूज्ड यू क्या कहेंगे आप, जरा एक बार देखो। अम्यूज्ड क्या है, पहली बात तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो चेंज होगी वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एक बात तो ये है कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी, है ना। देखना, इज एम आर में चेंज हो गई, गलत। इज एम आर में चेंज हो गई, गलत। हैज हैव में चेंज हो गई, गलत। और एक ऑप्शन बचा केवल वाज वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हालांकि मैं और भी समझाऊंगा, केवल इतना आसानी से काम नहीं चलेगा, इसमें समझने का बहुत कुछ है। समझने का क्या है मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अम्यूज्ड वर्ब है और वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। तो वर्ब से पहले केवल एक शब्द रखा है व्हाट, तो यही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कुछ और होने की संभावना नहीं, क्योंकि वर्ब से पहले एक ही शब्द रखा है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो व्हाट ही क्या है, सब्जेक्ट है। अम्यूज्ड के बाद क्या है, यू, ये वर्ब के बाद रखा है, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि व्हाट यहाँ सब्जेक्ट बना है, व्हाट यहाँ क्या बना है, सब्जेक्ट बना है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी कहीं व्हाट आया है, अगर कभी भी व्हाट आया है सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो या तो वो सब्जेक्ट बन रहा होगा या वो क्या बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, ठीक है। या तो सब्जेक्ट बन रहा होगा या वो क्या बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। फिलहाल सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल अभी देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ व्हाट अम्यूज्ड यू, किस चीज़ ने तुम्हें अम्यूज करा, मान लेते हैं। तो व्हाट सब्जेक्ट है, अगर व्हाट सब्जेक्ट है और व्हाट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, व्हाट ही सब्जेक्ट होता है, व्हाट ही ऑब्जेक्ट होता है, तो जब व्हाट का कभी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाए तो वो क्या बनेगा, बाय व्हाट। अगर व्हाट सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बोले मुझे कैसे पता लगा ऑब्जेक्ट है, अरे बाय ने बताया ना, बाय प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के पास हमेशा अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर व्हाट अकेला है तो सब्जेक्ट है और बाय व्हाट है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक तो कहानी हो गई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे, एक्टिव वॉइस में बाय व्हाट नहीं लिखा हुआ, एक्टिव वॉइस में व्हाट को देख के पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। व्हाट को देख के पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। बोले सर कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि वर्ब से पहले अगर रखा है तो सब्जेक्टिव केस है ना, वर्ब से पहले रखा है सब्जेक्टिव केस है। बोले भैया वर्ब से पहले तो कुछ और भी हो सकता है, जरा देखो। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट हैव यू डन, मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में व्हाट क्या है, व्हाट हैव यू डन में सेंटेंस में व्हाट क्या है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए डन है मेन वर्ब, डन है मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब से पहले यू रखा है, तो मुझे व्हाट को सब्जेक्ट मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब से पहले डूअर रखा है, डन से पहले डूअर रखा है, तो मैं इस डन को यू को क्या मानूंगा, सब्जेक्ट मानूंगा, ठीक है। हैज हैव क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेरे डन से पहले यू रखा है तो मैंने यू को सब्जेक्ट माना, अगर यू सब्जेक्ट हो गया तो फिलहाल व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है।
ध्यान रखना फिलहाल व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन अम्यूज के बाद यू हो गया और अम्यूज से पहले एक ही शब्द रखा वो व्हाट हो गया, वो सब्जेक्ट बन गया साहब। इसका मतलब ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट से क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया बाय व्हाट, ठीक है। उसके बाद यू जो है वो क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो बाय व्हाट के बाद हमने यू सब्जेक्ट रखा, हमने यू का रखा सब्जेक्ट रखा। जैसे आप करते हैं जनरली, मैं आपसे क्या कहूँ, जैसे अम्यूज यू है, व्हाट अम्यूज यू है, मुझे इसका पैसे बनाना है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, यू ऑब्जेक्ट है, उसको क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ। यू का हो गया यू, ठीक है। अम्यूज होती है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का चेंज करते हैं वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अम्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, अम्यूज्ड, है ना। अम्यूज जो है इसकी थर्ड फॉर्म अम्यूज्ड होगी और साथ में वाज वर। लेकिन वाज वर मुझे पहले रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो मैंने वाज वर पहले रख दिया। बोले भैया व्हाट का क्या करें, व्हाट को तुम चाहकर भी बाद में तो रख नहीं सकते ना, क्योंकि WH वर्ड है, WH वर्ड है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। तो आप क्या कहेंगे, बाय व्हाट, बाय व्हाट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड, ये आ गया आंसर, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड, ये हो गया सेंटेंस। अब मैं तुमसे कहूँ इसका बना दो जरा एक बार, मैं तुमसे कहूँ इसका पैसिव वॉइस बना दो, व्हाट हैव यू डन। तो व्हाट हैव यू डन का पैसिव क्या बनेगा, सोचो। यहाँ पर व्हाट ऑब्जेक्ट है और व्हाट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, अरे सब्जेक्ट, व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट ही रहता है, लेकिन बस ये हो जाएगा कि ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरी बात, वर्ब देखो, वर्ब है हैव डन, तो इसका पैसिव बनना चाहिए हैव बीन डन। हैव डन का पैसिव क्या बनेगा साहब, हैव, इतना सब्र नहीं कर पाता है थोड़ी देर का, मैं तेज कर देता हूँ काम। व्हाट हैज बीन डन, और यू सब्जेक्ट था, तो इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, बाय यू करके। इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, बाय यू करके, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ इस हैज को, क्योंकि हमारे यहाँ क्या नियम है, अगर आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जाएगी। मैं तुमसे पूछूं इस व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी है तुमने, अरे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है ना, ये बाद में क्यों लिखी है, तो पहले लिख के जानी थी। देखो इस वाले केस में यू सब्जेक्ट है और यू से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब रख दी साहब, और उससे पहले एक शब्द रखा है WH वर्ड जो कि ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ WH वर्ड खुद से सब्जेक्ट बन गया, WH वर्ड खुद से क्या बन गया, सब्जेक्ट। अगर तुम सेंटेंस को इंटरोगेटिव मान रहे हो, है ही इंटरोगेटिव, और मैं आपसे कहूं कि इस हैज को यहां रख दो पहले, इस हैज को यहां रख दो पहले, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। बात तो सही है, लेकिन ये इस वाले केस में संभव नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, बात ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि सब WH वर्ड जो है वो सब्जेक्ट ना हो। WH वर्ड खुद से सब्जेक्ट है, व्हाट जो है खुद से सब्जेक्ट है, और अगर व्हाट खुद से सब्जेक्ट है तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि व्हाट अगर सब्जेक्ट है, इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब रख दोगे तो इंटरोगेटिव वाला रूल तो फॉलो हो गया, लेकिन एक रूल खराब हो गया कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही WH वर्ड का प्रयोग होता है। WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के बाद में नहीं कर सकते, या WH वर्ड सबसे शुरू में आएगा, किसी शब्द के बाद में नहीं आ सकता। इन जनरल ऐसा होता है, किसी शब्द के बाद में नहीं आ सकता। तो अगर तुम हैज व्हाट लिखोगे तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। यही कारण है कि जब WH वर्ड हु और व्हाट, हु व्हाट, कई बार विच भी, ये सब्जेक्ट बनते हैं, तो इनमें अगर ये सब्जेक्ट बनते हैं तो इनके बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि इनके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। व्हाट हैज बीन डन, हैव डन का हैज बीन डन, और बाय यू का बाय यू, ये आपका जो है एक्टिव से क्या बन गया, पैसिव बन गया। दो बातें मैंने आपको बता दी, व्हाट वाली, सब्जेक्टिव केस के भी और ऑब्जेक्टिव केस के भी। इसके बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मुझे लगता है बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, लेट वाला सेंटेंस है, नेक्स्ट देखना, प्लीज वॉक टू टर्मिनल ए, नहीं चाहिए, हाँ जी एक बार ये देख लो। चलो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे वाई आया। वाई में कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि ना तो ये सब्जेक्ट बनेगा ना ये ऑब्जेक्ट बनेगा, कंफ्यूजन है नहीं। कंफ्यूजन होता व्हाट, हु और किसमें, विच में, खास करके हुम तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, क्लियर सी बात है। हु का चेंज आप हुम में कर ले रहे हो या कुछ भी है, लेकिन हाँ ये WH वर्ड जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं वो कंफ्यूज करते हैं। वाई में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ऐसे कैसी देख लो। देखो वाई का वाई, शुरू में वाई का वाई आया, बिल्कुल सही है साहब। बोले साहब डिड आया, और डिड आया, डिड का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है, चेंज करोगे वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वाज, ठीक है। नॉट आया, नॉट एग्रीड, नॉट एग्रीड, नॉट एग्रीड, बिल्कुल ठीक है साहब। माय प्रपोजल, और सॉरी माय प्रपोजल, यहां ही गलती हो गई। सेंटेंस इंटरोगेटिव था और वाज आपने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। माय प्रपोजल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कैसे वाज लगा दिया। अगर इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए, अगर सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए तो भाई सी फॉर कैट तो क्या है, गलत है। अगर सी फॉर कैट गलत है, तुम्हारे समझ में आया तो वाई
वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्री टू। अब आप इसको वॉज को पहले रखते, गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ साहब, बाकी सब ठीक है, प्रपोजल नॉट एग्रीड, नॉट एग्रीड, देखो इतना ठीक है, लेकिन एग्री के साथ एक शब्द भी आया टू, और मैं आपको शुरू में बता के आया हूं अगर कोई एक्स्ट्रा शब्द दे रखा है तो साथ में लेके चलना। आपने यहाँ पे बाय यू लिखा, लेकिन इसमें क्या नहीं है, इसमें टू नहीं है। अगर इसमें टू नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत है साहब। नेक्स्ट, एग्रीड टू और एग्रीड टू बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपसे कहूँ इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, वही फर्क आ गया। देखो एग्रीड टू यहाँ पे लिखा है बाय यू और यहाँ पर बाय यू नहीं लिखा। सेंटेंस पहला भी ठीक है, सेंटेंस चौथा भी ठीक है। अगर मान लेते हैं चौथा ऑप्शन ना दिया होता तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, पहले ऑप्शन में कोई कमी थी ही नहीं। अगर चौथा ऑप्शन ना दिया होता तो पहले ऑप्शन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जब इंफॉर्मेशन पूरी दी हो तो उसी को चुना जाएगा। इसमें और इसमें यह फर्क है कि आपने बाय यू लिख रखा है, क्या लिख रखा है आपने, बाय यू। अब मैंने कहा यू को छोड़ नहीं सकते क्योंकि यू एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, ये मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। स्पेसिफिक आइडेंटिटी है तो बाय यू को लिखना ही पड़ेगा, तुम चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकते। और अगर इसको लिखना ही पड़ेगा तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या बनेगा, डी फॉर डॉग बनेगा। ए फॉर एप्पल क्या गलत है। व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट एग्री टू बाय यू। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए साहब, एक सेंटेंस ये देखो, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं हु मिल जाए तो हु का चेंज किस में करते हैं, बाय हुम में, तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। हु का चेंज किस में करते हैं, बाय हुम में, तुम्हें पता होना चाहिए। बाय हुम आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा बाय हुम, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस होता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है। मैं आपसे कहूँ हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, हु सब्जेक्टिव केस और हुम ऑब्जेक्टिव केस। अगर बात समझ में आई हो तो मैं आपसे कहूं हु सब्जेक्ट था, आपने सब्जेक्ट का क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल सही है। अब जरा और देख लो, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, दो ऑब्जेक्ट हैं। बोले कैसे पता चला, व्हाट और हुम का रिप्लाई, हु टॉट यू, हु टॉट हुम, किसको पढ़ाया, तुम्हें क्या पढ़ाया, इंग्लिश। एक तो हुम का रिप्लाई कर रहा है और एक व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, और व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई करेगा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब बन सकता है। तो आपने यू और इंग्लिश को जो है ऑब्जेक्ट मान लिया। अगर मैं यू से बनाना चाहूं तो यू से बना लो साहब। हु का हो गया बाय हुम, ठीक है, हु का क्या हो गया, बाय हुम। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बात बताओ, ये दोनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट बनेगा, या तो यू बनेगा या इंग्लिश बनेगा। लेकिन एक बात बताना, इंग्लिश और यू, ये दोनों अगर सब्जेक्ट बन रहे हैं, ये दोनों अगर क्या बन रहा है, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन ये बाय हुम सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, बाय हुम तो ऑब्जेक्ट है। तो एक बात और सोचने की नहीं है कि अगर मैं सब्जेक्ट यू को और इंग्लिश को बना रहा हूं तो सब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है। और हमें सेंटेंस को अगर कैसा बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या पहले और दूसरे में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, गलत हो गया। सोचने की जरूरत नहीं है आगे क्या दे रखा है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये इंटरोगेटिव कैसे बन जाएगा, बन ही नहीं सकता। तुम सोचो, बोले भैया पहले WH वर्ड रखा है, WH वर्ड रखा तो है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है। अगर WH वर्ड रखा होता और वो सब्जेक्ट होता तो तुम्हें कंफ्यूजन की बात थी। WH वर्ड ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ नहीं चलेगा। सब्जेक्ट इंग्लिश या यू बनेगा, इनसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सॉरी इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। जरा देखना, इंग्लिश और यू, ये दोनों के दोनों ही क्या बनेंगे साहब, सब्जेक्ट बनेंगे। ये दोनों के दोनों ही क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे, और इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। दूसरी बात, अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब आर नहीं आएगी, क्या आएगी, वॉज आएगी। इज एम आर वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म के लिए आता है। आंसर हो गया सी फॉर कैट। बाकी समझा लेता हूं कैसे। बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। देखो मैं बताता हूं कैसे। मैं आपसे कहूं हु टॉट यू इंग्लिश, तो मैं यू से बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। हु का चेंज किस में कर देंगे साहब, बाय हुम में। हु का चेंज किस में कर देंगे, बाय हुम में। सेंटेंस कैसा है, प्रश्नवाचक है। सब्जेक्ट मेरा कौन है, मैं यू बना लेता हूं, तो आप यू को सब्जेक्ट बना लेंगे, बाय हुम यू। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगी वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यू के साथ आप क्या लगा देंगे, वर्ब। ठीक है, तो यू से पहले वर्ब रखेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हो गई साहब। ये कैसी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब रखो, मेन वर्ब है टॉट, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाय हूं वर यू टॉट। अब बात बची किसकी, इंग्लिश की। इंग्लिश कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, ऐसे का ऐसी रख दो इंग्लिश और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका एक्टिव से पैसिव। हु टॉट यू इंग्लिश का बाय हूं वर यू टॉट इंग्लिश। एक बात। दूसरी बात, बोले भैया मैं तो इंग्लिश से नहीं बनाऊंगा, सॉरी मैं तो यू से नहीं बनाऊंगा, मैं तो इंग्लिश से बनाऊंगा। आ जाओ, बाय हुम, हु का तो चेंज बाय हुम में ही होगा,
बाय होम, बोले मैं तो इंग्लिश को उठा लेता हूँ, उठा लो इंग्लिश को, बाय होम इंग्लिश, ठीक है साहब, ये आ गया बाय होम इंग्लिश। अब मैं आपसे कहूँ इंग्लिश तो आ गया, लेकिन इंग्लिश से पहले क्या रखोगे, वॉज, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का चेंज करोगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट। अब बोले भैया ये यू भी तो बचा रखने के लिए, बिल्कुल बचा, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि अगर लिविंग ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो डायरेक्ट नहीं रख सकते, टू लगा के रखोगे, टॉट टू यू, ये आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, टॉट टू यू, ये आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और ये मेरा क्या बन गया है, आपका जो है एक्टिव से पैसिव बन गया है। अरे बहुत कुछ है बताने के लिए, क्लास हालांकि लंबी होगी, लेकिन मुझे एक बात पक्की है कि तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद कुछ भी, समझे। जितने डाउट्स बन सकते हैं मैं सारे लेके चल रहा हूँ हाथों हाथ ही, मैं भाई साहब कुछ रहने ही नहीं दूंगा ऐसा कि जो तुम्हारे दिमाग में जो बसर करे कि हाँ यार ये तो परेशान कर रही बात मुझे, ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो बात परेशान कर ले। अब इंपेरेटिव सेंटेंस बचे हैं केवल, प्लीज गॉड ब्लेस यू, है ना यार, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है गाइज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इतना में जो है मैंने करा तो था ऊपर नीचे, लेकिन मैं पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई यार, एक दो सेंटेंस हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ से, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, ओपन द डोर था एक सेंटेंस, कहीं था क्या ओपन द डोर, वहीं से करना बेहतर होगा, ये रहा। देखो भाई, अगर मैं इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंस की, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ है इसमें समझने के लिए, ठीक है नहीं। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंस की, क्लास बड़ी तो हो गई, लेकिन तुम्हें स्वाद आ जाएगा, ये बात पक्की है, तुमने इतनी बातें नहीं सीखी होंगी जितना मैं तुम्हें बता सकता हूँ इन द सेंस की किस सिचुएशन में कहाँ बच्चा टकता है मेरे को पता है, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें उसी प्रकार से लेके चलूंगा कि भाई कई बार एक पैसिव के मतलब एक सवाल के दो आंसर हो सकते हैं, तो दो में कौन सा सही है, क्या हमें करना है क्या नहीं। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में दो सिचुएशन बनती हैं, है ना, जनरली ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, किसका बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन इंपेरेटिव में इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे अगर मैं इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करता हूं तो कई बार आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी होती है स्ट्रक्चर के रूप में, वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी होती है, फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या नहीं होता, साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता, साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या रखा मिल जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कई बार रखा मिल जाता है हमें कोई एडवर्ब रखा है ना, या कोई एक्स्ट्रा वर्ड रखा है, ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, कैसी स्ट्रक्चर है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है ये, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैं आपसे पूछूं इस वर्ब का, ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है, मैं आपसे पूछूं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। कई बार ऐसी का भी पैसिव वॉइस बन जाता है, तो कैसे बनता है, कहीं इंट्रांजिटिव वर्ब कहीं मिल जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें लिखना है यू आर, ठीक है, ठीक है, ये इनमें से किसी का यूज करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यहां तक के लिए, ठीक है, या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस में नॉट लगाना है तो टू से पहले लगाना है यहाँ, ठीक है। प्रोहिबिटेड के साथ नॉट नहीं आता, प्रोहिबिटेड के साथ केवल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रोहिबिटेड मतलब किसी बात को मना करना, प्रोहिबिटेड जो है ये केवल एकमात्र ये शब्द जो है ये ऑलरेडी नेगेटिव के रूप में आएगा, ठीक है, ये केवल नेगेटिव में ही आएगा। प्रोहिबिटेड किसी बात को मना करना, नेगेटिव सेंटेंस को नॉट हटा के प्रोहिबिटेड लगा सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर इंट्रांजिटिव जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इस तरीके से बन सकता है, यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट कमांडेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहता हूँ कम हेयर, मैं कहता हूँ कम हेयर, तो कम इंट्रांजिटिव वर्ब ही तो है, हेयर जो है वो एडवर्ब है, कहाँ आओ यहाँ आओ, वेयर का रिप्लाई है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तुमसे पूछो कम हेयर क्या होगा, कम हेयर का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो तुम्हें सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए, कम हेयर का क्या कहेंगे। जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कम हेयर मतलब मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, तो आप कहेंगे यू आर ऑर्डर टू कम हेयर। मैं तुमसे कहता हूँ डोंट गो देयर, ये एक्टिव वॉइस है, मैं तुमसे कहूँ इसका पैसिव बना दो, कैसे बनाओगे, यू आर ऑर्डर टू, अब सेंटेंस नेगेटिव में नॉट आ गया तो आप कहेंगे यू आर ऑर्डर्ड
नॉट टू गो देयर, तो आप कहेंगे यहाँ पे आप लगा देंगे नॉट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, नॉट से पहले, ठीक है। तो ऑर्डर क्यों कहा, जैसे मैं यहाँ आओ वहाँ जाओ, जनरली ऑर्डर ही होते हैं। सेंटेंस को पढ़ के तुम्हें समझना पड़ेगा, ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, सलाह दी गई है, क्या करा गया है, तो ये इसमें से कुछ चुनना पड़ेगा तुम्हें, कोई सा एक, है ना। तो ये इम्पेरेटिव, ये मैंने किसके लिए बता दिया आपको, ये बता दिया मैंने आपको किस प्रकार के सेंटेंस के लिए, अगर इंट्रांजिटिव सेंटेंस का कैसा वर्ब हो, सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस के कैसी वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। बात कर लेते हैं साहब ट्रांजिटिव वर्ब की। अगर सेंटेंस कैसा है, अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में क्या दे दिया साहब, ऑब्जेक्ट दे दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट प्लस एंड सो ऑन एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, तो इसको कैसी स्ट्रक्चर कहेंगे साहब, ये स्ट्रक्चर हो गई ट्रांजिटिव वर्ब की। कैसी स्ट्रक्चर, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों कहा साहब, क्योंकि वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है। जैसे सेंटेंस तुम्हारा है ओपन द डोर, जो शीट में सेंटेंस है ओपन द डोर, अगर तुम्हारी वर्ब इंपेरेटिव सेंटेंस की है, अगर तुम्हारा सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो उसका जो पैसिव वॉइस हम बनाते हैं वो दो तरीके से बन जाता है। कितने तरीके से बनता है, दो तरीके से। मैं तुमसे कहूँ ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस, और अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो दो स्ट्रक्चर बनती हैं साहब। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, पहला स्टेप है ना। फिर आप कहोगे शुड बी, ठीक है। और उसके बाद ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको क्या कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। दूसरी बात, बोले भैया बी क्यों आया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, फर्स्ट फॉर्म के बदले किसका यूज़ करते हैं, बी का ही यूज़ करते हैं, तो आपने बी लगाया। शुड क्यों लगाया, अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा एक तरीका हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट दे रखा, इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे लेट, और साथ में ये ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। साथ में एक सेकेंड रुकना, ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। पेन मैंने इसलिए चेंज करा सर तुम कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, ठीक है। लेट, बाकी लेट वाले सेंटेंस में हमेशा किसका यूज होगा, बी का यूज होगा, ध्यान रखना। और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये भी एक पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है, दोनों तरीके से पैसिव वॉइस बन सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के पास अगर ऑब्जेक्ट है, तो हो सकता है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के शुड भी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो, हो सकता है इसको लेट लगा के ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। एक बात तुम्हें समझने में आ रही होगी कि मैं कह रहा हूँ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों के दोनों पैसिव को ही दिखा रहे हैं। हाँ, इसमें सब्जेक्ट के साथ शुड लगा दिया, इसमें लेट के साथ ऑब्जेक्ट रख दिया। लेट अपने आप में एक वर्ब होती है, लेट अपने आप में क्या होती है, एक वर्ब होती है। लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अगर ये वर्ब है तो वर्ब के बाद कौन सा केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही तो आएगा, इसलिए लेट के साथ इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कैसे रख दिया, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब तुम कहोगे भैया ऐसा क्या हो गया कि एक सेंटेंस की दो स्ट्रक्चर बता दी, दो बन सकती हैं साहब। एक सेंटेंस की दो स्ट्रक्चर बन सकती हैं, जरा एक सेकेंड सुनना। जैसे मैं तुमसे कहता हूं एक सेंटेंस जो तुम्हारा दे रखा है, ओपन द डोर, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूं ओपन द डोर, तो देखो ये आपकी जो वर्ब है इसके पास अपना ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ध्यान रखना, सबसे वर्स्ट सिचुएशन जो बनेगी वो पुरानी वाली बनेगी कि इस सेंटेंस को वो ऐसे बना दे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। मैं तुमसे पूछूं ये गलत है, नहीं ये सही है। गलत इसमें भी कुछ नहीं है साहब, गलत इसमें भी कुछ नहीं है। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये भी तरीका ठीक है बनाने का, लेकिन मैं कहता हूं ऑप्शन में कई बार दो तीन एग्जांपल्स दे देता है एक जैसे। आपके पास ऑब्जेक्ट है तो इससे बेहतर तरीका हो सकता है बनाने का, या इसके साथ में कोई और ऑप्शन दे दे तो उसको चुनना पड़ेगा। सॉरी, दूसरा तरीका साहब, ओपन द डोर का पहला वाला देखो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो मैं आपसे कहता हूं द डोर, ऑब्जेक्ट जो था ओपन द डोर का वो सब्जेक्ट बन गया। आपने अपनी तरफ से लगाया शुड बी, अपनी तरफ से क्या ऐड करा, शुड बी, और जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ओपन का क्या कहेंगे, ओपन। मैं तुमसे कहूं ये बेहतर तरीका है, बिल्कुल ये बेहतर तरीका है। फिर मैं तुमसे कहूं कि भाई एक और तरीका है, बोले हाँ है, लेट से बना दो साहब। लेट के बाद ऑब्जेक्ट ऐसे कैसी, ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर है, लेट द डोर। उसके बाद ओपन है आपका जो है, और मैंने कहा लेट वाले सेंटेंस में बी लगाते हैं, और ओपन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन।
तो ये मैंने लेट से बना दिया साहब, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ इस सेंटेंस के तीनों आंसर ठीक है, तीनों ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ ओपन द डोर के लिए सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है, ध्यान रखना, ये ठीक है, ये उससे ठीक है, और ये सबसे ठीक है। बोले ये क्या डिसाइड कर दिया आपने डिग्री? ये सबसे कम ठीक इसलिए है क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने अपनी तरफ से यू आर ऑर्डर्ड टू लिखा, क्योंकि आपके पास जो है वर्ब का जो ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो आपको यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाना पड़ गया, ठीक है। लेकिन मैं पूछूं इन दोनों में, बोले ये तो तुमने सबसे कम ठीक इसलिए बता दी क्योंकि इंपरेटिव की स्ट्रक्चर है। इन दोनों में कैसे डिसाइड करा? इन दोनों में डिसाइड करते हैं जनरली टोन के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आपका सेंटेंस किसी ऑर्डर को दिखा रहा है, आपका सेंटेंस किसी कमांड को दिखा रहा है, ठीक है, नहीं ऑर्डर या कमांड, या मैं कहूं आपके कहने की टोन जो है आपको लगता है हाई है ना, आपने किसी बात को जो है हाई टोन में कहा है ना, तो उस सिचुएशन, सॉरी ये मैं नीचे वाले के लिए कहने वाला था, कैसे मैंने लिख दिया, मैं ये कह रहा था अगर आपको लगता है शुड वाला सेंटेंस में, अगर आप इसमें लगता है, अगर आपको लेट वाले में, अगर आपका सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया गया है, कोई कमांड दी गई है, या आपको लगता है आपके सेंटेंस में जो बात कही गई है उसकी जनरली टोन हाई होगी, तो ऐसे सेंटेंस को, हाई टोन वाले सेंटेंस को किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके सेंटेंस की जो टोन है वो हाई नहीं होगी, नॉर्मल टोन होगी, जैसे आपने किसी को एडवाइस किया, ठीक है, आपने किसी को कुछ सजेस्ट किया, आपने किसी से कुछ रिक्वेस्ट की साहब, ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस कहा आपने जिसमें आपको लगता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को एडवाइस कर रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो। सोच के देखो, रिक्वेस्ट हो गई, ऑर्डर हो गई, एडवाइस, सॉरी रिक्वेस्ट हो गई, सजेशन हो गया, एडवाइस हो गया, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे ऐसे थोड़ी रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट होती है बड़े प्यार से, सजेशन दिया है तो प्यार से कि मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ साहब, ये चीज़ अच्छी रहेगी, ये चीज़ खराब रहेगी, जो भी है। तो अगर तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली अगर मैं तुमसे कहूँ इन दोनों सेंटेंस में, ये कई बार तुम्हें दोनों सेंटेंस, दोनों स्ट्रक्चर दे दी, पेपर में आता है बहुत बार ऐसा कि दोनों स्ट्रक्चर दे देगा, लेकिन तुम्हें मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तीनों ऑप्शन ठीक हैं, ऑप्शन तीनों ही ठीक हैं, लेकिन हाँ कौन सा किसके लिए बेहतर होगा ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, नॉट फॉर दिस टाइम, हमेशा के लिए। तो अगर मैं ओपन द डोर की बात करूँ, ओपन द डोर बेसिकली ऑर्डर होगा, सोच के देखो, ओपन द डोर क्या होगा? ऑर्डर होगा, दरवाजा खोलो, है ना, दरवाजा खोलो जनरली ऑर्डर है। बोले भैया रिक्वेस्ट भी हो सकती है, प्लीज लगा दो शुरू में, प्लीज लगा दो। ओपन द डोर क्या होगा? ऑर्डर होगा। अगर ओपन द डोर तुम समझ रहे हो कि वो ऑर्डर होगा तो ध्यान से देखना अगर ये ऑर्डर है तो ऑर्डर के लिए मैंने आपसे कहा जो है टोन हाई होगी, हाई टोन होगी तो लेट से बनेगा। किससे बनेगा? लेट से। तुम कहोगे भैया तुम्हें कैसे पता चला लो टोन के लिए बनेगा? अरे शुड लगाया, शुड, शुड मतलब सजेशन, एडवाइस। अगर तुम किसी को सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो तो उसलिए शुड का यूज किया, तो ये लो टोन के लिए आएगा, ये हाई टोन के लिए आएगा। ओपन द डोर जनरली ऑर्डर है, और ऑर्डर है इसलिए मैंने कहा सबसे बेहतर क्या होगा? लेट द डोर बी ओपन। सबसे बेहतर होगा लेट द डोर बी ओपन। बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं तुमसे कहता हूं मुझे बना के दो हेल्प मी, तुम किसी से मदद मांग रहे हो और इसको तुम डिसाइड करो, तो पहला तो हो सकता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, पहला कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है साहब। अब पहली बात तो हेल्प के पास अपना ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये वाला जो तरीका होता है ये इंट्रांजिटिव का होता है, तो ठीक तो है लेकिन परफेक्ट रिप्लाई ये नहीं बनेगा। दूसरा, एक तो तुम शुड से ही बना लो डायरेक्ट, है ना, आई शुड बी हेल्प्ड। मैं तुमसे कहूं आई शुड बी हेल्प्ड। लेट, लेट वाले में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे रख देते हैं, लेट मी, और फिर अपनी तरफ से क्या रखते हैं? बी रखते हैं, लेट मी बी हेल्प्ड। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चाहो तो बाई यू लगाना चाहो तो लगा लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई आवश्यकता नहीं वैसे बाई यू लगाने की, क्योंकि अंडरस्टूड होता है। अब मैं आपसे कहूं कि 3 सेंटेंस हैं ये सही है, मैं तुमसे पूछूं ये रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, लेट मी बी हेल्प्ड बाय यू, या मैं तुमसे कहूं देखो अगर मैं इन सेंटेंस में कहूं ये दोनों लगभग बराबर ही हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी को हेल्प मी कह रहे हो, है ना, अगर तुम किसी को कह रहे हो हेल्प मी, मेरी मदद करो,
तो मदद की टोन कभी हाई हो ही नहीं सकती, मदद की टोन हमेशा लो ही होगी। मदद की टोन कैसे हाई कर लोगे साहब? मदद तो प्यार से कही जाएगी ना, और प्यार से कही जाएगी मतलब टोन होगी लो। लो टोन वाला सेंटेंस किससे बनता है? शुड से बनता है। लो टोन वाला सेंटेंस किससे बनता है? शुड से। दोनों में से कोई से बना लो, बात अलग है, लेकिन सबसे बेहतर आंसर इसका क्या होगा? आई शुड बी हेल्प्ड। मी का आई बनाया, शुड बी हेल्प्ड, और मैं इसके बाद कहूँ, इसके बाद फिर ये वाला बेहतर होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर तुम रिक्वेस्ट लिख रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो सबसे गलत है, इसको तो तुम लगभग नाम ही गिनो, समझे? लेट मी बी हेल्प्ड एक तो हेल्प कह रहे हो, उसके बाद हाई टोन में बना रहे हो, ठीक है नहीं, मेरी हेल्प करने दो, गलत हो जाएगा। सबसे बेहतर आंसर शुड से बनेगा। क्यों? क्योंकि हेल्प मी जो है लो टोन का सेंटेंस है, ऑर्डर वाला जो है हाई टोन का सेंटेंस है। सबसे बेहतर किससे बना? लेट से बना। हालांकि ऐसा रेयरेस्ट होगा कि तुम्हारे में 3 ऑप्शन आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैंने इसको तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दे दी कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, अब तुम गलती नहीं करोगे। अगर तुम्हें बात समझ में आई तो जरा एक बार ये देख लो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो साहब। ओपन द डोर का मैंने कहा 2 तरीके से बन सकता है, एक तो शुड से बनेगा, एक तो किससे बनेगा साहब? शुड से बनता है, और एक किससे बनता है? लेट से। जरा देखना शुड वाला ऑप्शन है, नहीं है, तो किससे बना लें? फिर लेट से बना लें। और दूसरी बात, ओपन द डोर हाई टोन का सेंटेंस है, ऑर्डर दी गई है, और हाई टोन का सेंटेंस है तो किससे बनेगा? लेट से बनेगा। जरा देखना, लेट द डोर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। सॉरी यार, पानी भी नहीं है, क्लास करने के बाद ही जाऊंगा पानी लेने, टाइम वेस्ट होगा बीच में। ये क्लियर हो गया? आंसर हो गया मेरा डी फॉर डॉग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर बात क्लियर है तो ये मेरा डी फॉर डॉग हो गया। इससे पहले सेंटेंस लेट वाला बाद में बनाएंगे, ठीक है। 21 से पहले लेट मी डू दिस बाद में करेंगे। एक सेंटेंस ये बचता है हमारा केवल, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। ये वाला देख लो, प्लीज़ वॉक टू टर्मिनल ए। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, प्लीज़ वॉक टू टर्मिनल ए है, तो इस सेंटेंस की बात करूँ, वॉक, प्लीज़ वॉक, है ना। वॉक जो है वो वर्ब है, लेकिन मैं पूछूं वर्ब है कैसी? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। टू प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? टर्मिनल ए है, लेकिन आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब कैसी? इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का बनता है यू आर से। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइस टू, और साथ में आपने प्लीज भी रखा है। प्लीज लिखने का मतलब है साफ साफ रिक्वेस्ट करी गई है, तो आप कहेंगे यू आर प्लीज्ड टू, यू आर वॉक्ड टू, यू आर वॉकिंग, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी ऐसे का ऐसा ही वॉक टू टर्मिनल है। अब तुम सोचो भैया प्लीज हटा दूं, अरे प्लीज के बदले रिक्वेस्टेड लिख दिया, तो प्लीज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर बनेगा क्या? सी फॉर कैट। आंसर क्या बनेगा? सी फॉर कैट बनेगा। बात कर लेते हैं लेट वाले सेंटेंस की साहब, लेट मी डू दिस। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, ये भी आसान है। देखो, एक ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लेट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये डू वर्ब है, और ये डू वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये लेट का ऑब्जेक्ट है, लेट वर्ब है, लेट मी डू दिस। क्या करना है? ऑब्जेक्ट बदल दो और कुछ मत करो, ऑब्जेक्ट बदल दो। ये जो दिस है, ये ऑब्जेक्ट किसको दे दो? लेट को दे दो। ये ऑब्जेक्ट किसको दे दो? लेट को। लेट दिस, ठीक है, लेट आ गया, लेट दिस। ये ऑब्जेक्ट जो है डू का, किसको दे दो? लेट को दे दो। लेट दिस, वर्ब क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो लेट दिस, और फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेट दिस बी डन, लेट दिस बी डन, और मैंने क्या कहा? बदल दो, और मी जो ऑब्जेक्ट लेट का था उसको बाय के साथ रख दो, बाय मी। यही स्ट्रक्चर ठीक है। यही स्ट्रक्चर ठीक है। लेट दिस बी डन बाय मी, लेट दिस बी डन बाय मी, ठीक है। बहुत बढ़िया, आंसर बनेगा सी फॉर कैट। अगर बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं साहब। बस अब तो बस टाटा बाय बाय है मुझे लगता है। नहीं, एक दो सेंटेंस और है, अभी इतना जल्दी भागना मत, कभी तुम भाग जाओ। देखो, हालांकि भागने से नुकसान तुम्हारा ही होगा, मुझे लगता नहीं कि कुछ, मेरा तो ऐसा कुछ लेन देन है नहीं भी तुम्हारे से, है ना। गॉड ब्लेस यू। वैसे तो यार ये सेंटेंस में से बना लो, ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनते नहीं है वैसे, है ना। ये दे ही दिया सेंटेंस, या मैंने डाल दिया ऑप्टेटिव सोच के, गॉड ब्लेस यू। ये बेसिकली विश है एक तरीके की, या ब्लेसिंग्स जो है, तो तुम उसको मे से बना लो, है ना। मे यू, ब्लेस का हो जाएगा बी ब्लेस्ड, मे यू बी ब्लेस्ड, गॉड का हो जाएगा बाय गॉड। तो बेहतर होगा इसको ए से बना लो। हालांकि सेंटेंस किससे भी बन जाएगा, नॉर्मल भी बन सकता है सेंटेंस तुम चाहो तो, ठीक है। लेट से भी बन सकता है, ऑप्शन लेट वाला भी ठीक हो सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से बना लो चाहो तो, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट से बना लो, ये भी ठीक हो सकता है। लेकिन भगवान से ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, ऑप्टेटिव मांग रहे हो, ऑप्टेटिव ज़्यादा बेहतर होगा, मे से बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेट हिम सी द पिक्चर, आ जाओ जरा। मैंने कहा द पिक्चर को ऑब्जेक्ट किसका बना दो? इसका, लेट का। तो लेट द पिक्चर, देखो लेट द पिक्चर, द पिक्चर गलत हो गया साहब, लेट हिम नहीं,
द पिक्चर, यही तो आ गया एक ऑप्शन, बस एक मात्र है, लेट द पिक्चर, सी का हो जाएगा बी सीन, ठीक है, और हिम जो है वो क्या हो जाएगा, बाय हिम, लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम। ये मेरा लेट वाला सेंटेंस बन गया साहब। नेक्स्ट देखो, ओपन द डोर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कुछ और है क्या मसाला, नहीं है, ठीक है, और एक आधा बचा हो तो अपना कर लेना, ठीक है साहब। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, बहुत बवाल होता है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हमारे पास ये रहा टेलीग्राम का जो है, इसको स्कैन कर लेना। इंस्टाग्राम है मेरा एक, अभी इस पर कुछ शुरू करेंगे डालना जो है, सॉरी इंस्टाग्राम इधर है, इंस्टाग्राम इधर है इसको स्कैन कर लो, और मुझसे कुछ बात करनी है मेरे पर्सनल हैंडल पे भी जा सकते हो, निर्भय _विश्नोई करके है, और पेशेंस रखना पड़ेगा, हालांकि ऐसा नहीं कि तुम एकदम भागे भागे रिप्लाई करो, अभी नहीं, टाइम लगेगा। बाकी हाँ, ये दोनों चीज़ें ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वॉइस आपका कंप्लीट हो गया, इसको रिवाइज कर लोगे बहुत है, और इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाओगे ऐसे लगेंगे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी काम करते हैं कल या फिर अगली क्लास आपको नरेशन की मिलेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय।